अध्याय 1781 सांप को यातना देना। सौर ड्रैगन जाति की शर्म। लेकिन इससे पहले कि वो आगे सोच पाता, धमाका, अगले ही क्षण उनके हमले आपस में टकराने लगे। विशाल गहरे लाल ड्रैगन का सिर और हरा जेड शेर आकाश में भयंकर रूप से टकराए तथा भयानक अग्नि शक्ति के साथ विस्फोट हुआ। एक विशाल विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती थी। एक क्षण में गहरे लाल और हरे रंग की लपटें उठने लगी। बल में उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया। आसमान में हवा का एक अविश्वसनीय रूप से प्रचंड झोंका आया, जो एक बवंडर की तरह पीली रेत को एक बार फिर जमीन से उड़ाकर ले गया। इसके अलावा ये बवंडर आग की परतों में लिपटा हुआ था। ज़ूलोक शान की नजर उस जगह पर टिकी हुई थी जहां विशाल ड्रैगन का सिर और पन्ना हरा अग्नि सिंह टकराए थे। उसने गहरे लाल रंग के हल्बर्ट के शाफ्ट को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसकी मोटी बांह पर नसें उभर आईं। उसके सामने हरे रंग का अग्नि सिंह भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा, जिससे वो उससे बचाव करने में असमर्थ हो गया। धमाका धमाका, हरे रंग की लपटों ने गहरे लाल रंग की लपटों को पूरी तरह से दबा दिया। झुलसाने वाला तापमान ज़ूलोक शान की ओर बढ़ गया, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। धमाका, अचानक विशाल ड्रैगन का सिर फट गया। हालांकि पन्ना जैसा जेड अग्नि सिंह परिश्रम के बाद कुछ हद तक मंद पड़ गया था, फिर भी उसमें भाले जैसी तेज चमक बनी हुई थी। वो भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ ज़ूलोक पर्वत की ओर बढ़ा। ज़ूलोक शान के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया। उसने अपना फरसा घुमाया और तेजी से पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छींटे, पन्ना हरा अग्नि सिंह ज़ूलोक शान के शरीर से टकराया और तुरंत विस्फोट हो गया तथा हरे रंग की लपटों में बदल गया, जिसने उसे निगल लिया। पन्ना की चमकदार ज्वाला की गर्मी इतनी भयानक थी कि ज़ूलोक शान तुरंत दर्द से दहाड़ उठा। हॉन्फना। दूसरे क्षेत्र में दर्शकों ने ये दृश्य देखा और सामूहिक रूप से आश्चर्य से सांस ली। ज़ूलोक शान की लपटें वांग टैंग द्वारा मिटा दी गईं। ये दर्शक या तो विभिन्न बड़े गुटों से थे या अनुभवी वरिष्ठ नागरिक थे। वे सोलर ड्रैगन रेस से परिचित थे और जानते थे कि सोलर ड्रैगन रेस की लपटों को कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि यह वांग टैंग की हरी लपटों का केवल एक क्षण तक ही विरोध कर सका, उसके बाद उसके आगे झुक गया। इसके अलावा इस समय ज़ूलोक शान आग की लपटों में घिरा हुआ था और पीड़ा में दहाड़ रहा था। यह अविश्वसनीय था। यह हरी लौ क्या है? यहाँ तक कि ज़ूलोक शान भी इसका सामना नहीं कर सकता। क्या ज़ूलोक शान हार गया है? कोई रास्ता नहीं। ज़ूलोक शान इतनी जल्दी हार गया? ज़ूलोक शान को डोमेन की शक्ति को समझना चाहिए था। उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वो इतनी जल्दी हार नहीं सकता। रेगिस्तान में वांग टैंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर ज़ूलोक शान को देखा, जो पन्ना की चमकदार ज्वाला से घिरा हुआ था। गर्जन। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और हरे रंग की लपटें फूट पड़ी। भीतर से एक गहरे लाल रंग की चमक फूट पड़ी और तेजी से फैल गई। सौर ड्रैगन काया। उसने आखिरकार इसका इस्तेमाल किया। वांग टैंग ने मन ही मन सोचा। उसने उसे तुरंत पराजित नहीं किया। इसका कारण कुछ सोलर ड्रैगन रेस विशेषताओं को प्राप्त करना था। अब तक वो ये जानता था कि सौर ड्रैगन जाति में 3 जन्मजात क्षमताएं थीं। सौर ड्रैगन ज्वाला, सौर ड्रैगन काया, सौर ड्रैगन नेत्र। वो उन सभी को चाहता था। वो उनमें से किसी को भी जाने नहीं देगा। गर्जन। लगातार गर्जना की आवाजें निकल रही थीं, जो आसमान में गूंज रही थीं। ये पराजय का कारण बन रही थी। गहरे लाल रंग की चमक का ढेर तेजी से 1000 फीट तक फैल गया। फिर उसमें से एक विशाल ड्रैगन का पंजा निकला। तीखे पंजे गहरे लाल रंग की लपटों में लिपटे हुए थे, जिससे एक ऐसी भयावह चमक निकल रही थी जो शून्य को चीरने में सक्षम लग रही थी। यह क्या है? लड़ाई देख रहे कई लोग हैरान रह गए। सौर ड्रैगन काया। यह अवश्य ही सौर ड्रैगन जाति का सौर ड्रैगन शरीर होगा। ज़ूलोक शान को सौर ड्रैगन फिजिक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। यह हरी लौ वास्तव में क्या है? दिव्य ज्वाला। केवल एक दिव्य ज्वाला ही सौर ड्रैगन जाति को इस हद तक मजबूर कर सकती है। वांग टैंग के पास दिव्य ज्वाला थी। यू किकियाओ और अन्य लोग भीड़ की चर्चा से आश्चर्यचकित नहीं थे। वांग टैंग ने पहले ही लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान दिव्य ज्वाला का उपयोग किया था। यही कारण था कि जब ज़ूलोक शान ने वांग टैंग को आग से हराना चाहा तो उन्हें ये बात हास्यास्पद लगी। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, क्या वो दिव्य ज्वाला से किसी को हरा सकता है? हालांकि यू किकियाओ और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वांग टैंग इतना शक्तिशाली बन जाएगा। उसने केवल एक चाल का उपयोग करके ज़ूलोक शान को सौर ड्रैगन काया का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। बॉस बहुत ताकतवर है। वैद खुद को ये कहने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें सम्मान से भर गईं। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि यू युनशियान ने भी अपना मुंह खोला। वांग टैंग ने उसे लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान हरा दिया था। अब वांग टैंग ब्रह्मांड के मंच पर चढ़ चुका था और कुछ कारणों से उसे अभी तक वह छलांग नहीं लगानी थी। उसके और वांग टैंग के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वो कुछ जटिल महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वांग टैंग की लपटें मुझे भी रोक सकती हैं, बोरेट ने डरते हुए कहा। क्या तुम उससे लड़ना नहीं चाहती थी? अब क्या?
यू किकियाओ मुस्कुराए। मैं उससे और भी अधिक लड़ना चाहता हूँ। बोरेट ने अपना सिर खुजलाया और हंसा। तुम बहादुर हो, यू किकियाओ ने अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ कहा। वांग टैंग ने अपने सामने गहरे लाल रंग की रोशनी की गेंद को देखा। जैसे ही विशाल ड्रैगन का पंजा उभरा, उसके बाद एक विशाल ड्रैगन का सिर भी उभरा, जो जटिल गहरे लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था। उसके सिर के ऊपर ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी कुलीनता की भावना का संकेत दे रही थी, जबकि उसके वंश से शक्ति की एक सूक्ष्म आभा निकल रही थी। हालांकि ये ड्रैगन का सिर असली ड्रैगन के सिर से कुछ अलग था। यह आश्चर्यजनक रूप से एक मानव चेहरे जैसा दिखता था और इस पर अभी भी ज़ूलोग शान के चेहरे की कुछ विशेषताएं थी। फिर भी यह इन गहरे लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो एक अजीबोगरीब लेकिन सामंजस्यपूर्ण रूप प्रस्तुत करता था। ये तो बहुत बदसूरत है, वान टैंग ने कहा। मौन। ज़ूलोग शान ने अपनी गहरी लाल आंखों से वान टैंग को घूर कर देखा। गर्जन। ड्रैगन के सिर ने अपना विशाल मुंह खोला और एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। गर्मी की एक लहर बाहर निकली और वान टैंग की ओर बढ़ी। अगले ही पल ज़ूलोग शान का विशाल शरीर चमक से बाहर निकल आया। वो पूरी तरह से एक क्रूर ड्रैगन में बदल गया था। वो दहाड़ते हुए वांग टेंग पर टूट पड़ा और अपने ड्रैगन पंजों से हवा को चीरने लगा। चले जाओ। वांग टेंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने अपने भाले को पंजे की ओर जोर से घुमाया। झनकार। भाले के टकराने से धातु जैसी कंपन हुई, जो एक बहुत ही ठोस वस्तु की तरह लग रही थी। भाले की नोक से एक बहुत बड़ी ताकत निकली। कितनी महान शक्ति है। वांग टेंग को पीछे की ओर फेंक दिया गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सौर ड्रैगन काया में इतनी भयानक शक्ति होगी। पिछली बार जब शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने सोलर ड्रैगन रेस के शरीर पर कब्जा किया था, तो वो केवल आंशिक रूप से ड्रैगन में बदल सका था। वो सोलर ड्रैगन काया की असली शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था, जो एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के बराबर था। ये पहले से ही काफी डरावना था। वांग टैंग हमेशा अपने स्तर से आगे की लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन इस बार भले ही ज़ूलोग शान भी कॉस्मोस स्टेज पर था, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई उससे उसे दबाव का एहसास हुआ। वांग टैंग को एहसास हुआ कि उसने सौर ड्रैगन जाति को कम आंका था। गर्जन। ज़ूलोग शान दहाड़ा। उसने अपने शरीर को कुंडलित किया और हवा में घूम गया। एक व्यापक गति के साथ वो एक बार फिर वांग टैंग पर हमला किया। अचानक उसकी विशाल ड्रैगन पूंछ आगे की ओर झुकी। धमाका। ड्रैगन की पूंछ हवा में छाया का एक निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके आसपास का स्थान दबाव को झेलने में असमर्थ होकर फट गया। हम्फ। वांग टैंग ने अपने प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय करते हुए नाक से सांस ली। उसके माथे पर सुनहरी रेखाओं का एक पैटर्न उभर आया। उसके भीतर खून का मंथन हुआ और उसकी शक्ति फूट पड़ी। भाला उसके हाथ से गायब हो गया। वांग टैंग ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया और इसके बजाय साहसपूर्वक आगे बढ़ा, अपने हाथ से भाले की पूंछ को पकड़ लिया। टकराना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ज़ूलोग शान की पूंछ को जोर से रोक दिया गया। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। दहाड़। ज़ूलोग शान गुस्से से चिल्लाया, उसके शरीर से ताकत फूट पड़ी। वांग टैंग ने पूंछ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा लगातार बह रही थी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। दोनों पक्ष गतिरोध में फंसे हुए थे। सौर ड्रैगन काया की शक्ति वास्तव में भयावह थी। प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय करने के बाद भी वांग टैंग पूंछ को हिला नहीं सका। ड्रैगन रक्त युद्ध काया लपटों की शक्ति प्रकट हुई। उसके शरीर की सतह पर ज्वाला के पैटर्न उभरे, जिससे तीव्र गर्मी फैल गई जिसने उसे घेर लिया। हिस हिस। जब वो ज़ूलोग शान के शरीर पर अपने हाथ रख रहा था, तो ज़ूलोग शान को चिलचिलाती गर्मी का एहसास हो रहा था। उसके सख्त गहरे लाल रंग के स्केल से पुपकारने जैसी आवाज आ रही थी। उसी समय वांग टैंग की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई। विशाल ड्रैगन की पूंछ कांपने लगी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। आह। अगले ही पल वांग टैंग ने एक भयंकर गर्जना की और ज़ूलोग शान के विशाल शरीर को हवा में उठा लिया। गर्जन। ज़ूलोग शान ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। उसके शरीर ने अनियंत्रित रूप से आकाश में एक सुंदर और आकर्षक चाप बनाया। धमाका। वांग टैंग ने गुस्से में अपना शरीर घुमाया और ज़ूलोग शान को जोर से जमीन पर पटक दिया। धमाके सुनाई दिए। गर्जन। गर्जन। ज़ूलोग शान दर्द से चीखता रहा। उसकी आवाज में क्रोध और पीड़ा का मिश्रण था। उसका विशाल शरीर तड़प रहा था और वांग टैंग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। ये बेकार था। उसके हाथ चिमटे की तरह थे, जो उसकी कमजोर जगह पर मजबूती से जकड़े हुए थे, जिससे वो शक्तिहीन हो गया था। इसके अलावा उसके हाथों से निकलती हुई जलती हुई गर्मी उसके शरीर में आग के सांपों की तरह चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके शरीर को अंदर से जला रही हो। ज़ूलोग शान को यकीन नहीं हुआ। उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में क्रूरता गायब हो गई थी। उसकी जगह हैरानी ने ले ली थी। असाधारण अग्नि प्रतिभा वाली जाति होने के कारण उसे ज्वाला की शक्ति द्वारा मृत्यु के निकट तक पीड़ा दी जा रही थी।
यह अपमानजनक था। ये विचार कुछ ही पलों तक चले। जल्द ही उसने पाया कि वो अब और नहीं रुक सकता। वांग टैंग की उन्मत्त हरकतों ने उसे चक्कर और उलझन में डाल दिया। उसका सिर धड़क रहा था मानो फटने वाला हो। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने की कोई मानसिक क्षमता नहीं बची थी। बूम बूम बूम। कुछ देर बाद वांग टैंग ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। उसने झुलोक शान को मरे हुए सांप की तरह जमीन पर फेंक दिया। टकराना। विशालकाय शरीर पीली रेत पर जा गिरा, जिससे धूल के बादल उठे। मौन। दूसरी तरफ दर्शक एक दूसरे को देख रहे थे। वहां सन्नाटा भयानक था। कुछ सेकंड के बाद इतना इतना हिंसक, किसी ने अपनी लार निली और हकलाया। सोलर ड्रैगन रेस को चारों ओर फेंक दिया गया। वांग टैंग की ताकत कितनी भयानक है। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। साथ ही उन्हें यह थोड़ा अजीब भी लगा। घमंडी और दबंग ज़ूलोक शान पूरी तरह से रक्षाहीन था। यह अप्रत्याशित था। ये दुखद है। ये सौर ड्रैगन जाति का अपमान है। सभी ने ज़ूलोक शान के साथ सहानुभूति व्यक्त की। यह उनकी शैली के अनुकूल है। यू किकियाओ ने अजीब भाव से टिप्पणी की। वैड ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस तरह की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ा। क्या वांग टैंग को इस तरह लोगों को पीटना पसंद है? बोरेट ने अजीब तरीके से पूछा। उसे अचानक वांग टैंग को चुनौती देने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। नहीं। यू किकियाओ हंसी और आंसू के बीच फंस गई। अगर तुम उससे लड़ोगी तो वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। सचमुच? बोरेट ने भोलेपन से पूछा। बेशक, वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है, यू किकियाओ ने दृढ़ता से कहा। उसे लगा कि वो बहुत दयालु है। उसने वांग टैंग की छवि बचाने में उसकी मदद की। यह अच्छी बात है। बोरेट ने राहत की सांस ली। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्थान के भीतर रेगिस्तान में वांग टैंग ने अपना सिर नीचे किया और झुलोंग शान की ओर देखा। उसने अपने चारों ओर विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे और मुस्कुराया। पहले तो उसे चिंता हुई कि इस जगह पर विशेषता बुलबुले नहीं डाले जा सकते। अब उसे राहत महसूस हुई। ये स्थान विशेष होना चाहिए क्योंकि यह उसकी आत्मा को प्रक्षेपित कर सकता है और एक मार्शल योद्धा की ताकत को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार विशेषता बुलबुले यहाँ गिराए जा सकते हैं। अतीत में वांग टैंग आभासी ब्रह्मांड के भीतर विशेषता बुलबुले एकत्र करने में सक्षम था। ये स्थान आभासी ब्रह्मांड के साथ समानता साझा करता प्रतीत होता है। वांग टैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही विशेषता वाले बुलबुले उठा लिए। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 1000 सौ ड्रैगन लॉ 1000 सौ ड्रैगन लॉ 2000 नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2000 नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1600 सोलर ड्रैगन फिजिक तारांकन 100 सोलर ड्रैगन फिजिक तारांकन 200 अल्पविराम। वह अमीर है। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। जैसे ही गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, उसने तुरंत परिवर्तन महसूस किया। फसल काफी प्रभावशाली थी। दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा के 1000 अंक थे। सौर ड्रैगन जाति की अग्नि प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। वांग टैंग की अग्नि प्रतिभा पहले ही दिव्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। 1000 अंक और जुड़ने के साथ ही उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी प्रतिभा और भी मजबूत हो गई है। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 6400 बटा 50,000 फिर सौर ड्रैगन लॉ के 3000 बिंदु थे। उन्हें वांग टैंग के आंतरिक ब्रह्मांड में सौर ड्रैगन लॉ में फेंक दिया गया। लॉ और भी मजबूत हो गई जैसे कि उसमें ईंधन डाला गया हो। सौर ड्रैगन ज्वाला काफी शक्तिशाली थी। वांग टैंग के पास जितनी भी ज्वालाएं थीं, उनमें से सौर ड्रैगन ज्वाला 4 दिव्य ज्वालाओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। ये सामान्य पशु ज्वालाओं, चट्टान की ज्वालाओं और पौधों की ज्वालाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। बेशक हर तरह की लॉ की अपनी अनूठी विशेषताएं और उद्देश्य होते हैं, उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। चूंकि वे स्वतंत्र थे, इसलिए वांग टैंग को अधिक लपटें अपने पास रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगला स्थान अग्नि सेना का था। उसने कुल 3000 अंक प्राप्त किए। ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन यह एक बड़ी राशि थी। ज़ूलोक शान और वांग टैंग दोनों ही प्रथम स्तरीय ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा थे। वो कितना नक्षत्र अग्नि बल गिरा सकता था? तारामंडल अग्नि बल 3000 बटा 10,000 ब्रह्मांड चरण प्रथम स्तर। अंतिम विशेषता ने वांग टैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। सौर ड्रैगन काया। ये सौर ड्रैगन काया थी। पिछली बार जब शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा को अपने नियंत्रण में लिया था, तो उसने सोलर ड्रैगन फिजिक की कोई विशेषता नहीं छोड़ी थी। इसलिए वांग टैंग इस लाभ पर आश्चर्यचकित था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सौर ड्रैगन शरीर पूर्ण नहीं था? वांग टैंग ने मन ही मन सोचा। ये पूरी तरह से असंभव नहीं था। प्रतिभाएं युद्ध तकनीकों और शास्त्रों से अलग थीं। आपको अधूरे शास्त्र और युद्ध तकनीकों के गुण मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिभाएं नहीं। जब वो सोच रहा था, तो वांग टैंग को अपने मन में सौर ड्रैगन काया के बारे में अतिरिक्त ज्ञान का एहसास हुआ। ज़ूलोक शान के पहले के परिवर्तन के समान, ये सौर ड्रैगन काया एक सौर ड्रैगन के शरीर का रूप ले सकती है, जिसमें दुर्जय शक्ति, रक्षा और बहुत कुछ होगा।
सिर्फ शारीरिक शक्ति ही वांग टैंग के प्राचीन देवता के शरीर के बराबर थी। इससे साबित होता है कि सौर ड्रैगन का शरीर कितना शक्तिशाली था। हालांकि सौर ड्रैगन काया को क्रियान्वित करने के बाद व्यक्ति अपना मानव आकार पूरी तरह से खो देगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। वांग टैंग ने बदले हुए ज़ुलौग शान की ओर देखा। वो थोड़ा डरावना लग रहा था। यह वो नहीं था जो वो बनना चाहता था। उसे असली ड्रैगन में बदलने में कोई आपत्ति नहीं थी, कम से कम वो ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर तो था। हालांकि सौर ड्रैगन थोड़ा अनाकर्षक लग रहा था। वांग टैंग ने अपना असंतोष व्यक्त किया। वो कभी नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं। इस समय विशेषता बोर्ड पर थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया। सोलर ड्रैगन फिजिक और ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक पंक्ति के अंत में एक संकेत था जो विलय की संभावना को दर्शाता था। वांग टैंग दंग रह गया। ये कैसे संभव हुआ? गहराई से विचार करने पर यह बात तर्कसंगत लगी। वे दोनों ड्रैगन थे। वे शायद करीबी रिश्तेदार हों। वांग टैंग ने उन्हें एक साथ मिलाने का फैसला किया। वो कोई भी निर्णय लेने से पहले परिणाम देखना चाहता था। गुण बोर्ड तुरंत बदल गया। सौर ड्रैगन काया जोड़ ड्रैगन रक्त युद्ध काया इक्वल सच्चा ड्रैगन युद्ध काया छद्म। असली ड्रैगन युद्ध काया। वांग टैंग ने एक पल के लिए सोचा और परिवर्तन महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो प्रबुद्ध हो गया था। इन दो संरचनाओं के ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म में विलय से निस्संदेह एक अधिक शक्तिशाली फिजिक का निर्माण हुआ। इसका रूपांतरण सोलर ड्रैगन फिजिक जैसा नहीं था। इसके बजाय ये ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के अधिक करीब था। इसका मतलब ये था कि अगर वांग टैंग ने ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को अंजाम दिया तो उसका आकार नहीं बढ़ेगा और न ही वो ड्रैगन के रूप में बदलेगा। वो अपना मानव शरीर तो बनाए रखेगा, लेकिन संघनित लपटों से बने ड्रैगन के तराजू दिखाई देंगे। ये ड्रैगन शल्क उसकी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं तथा जब तक शल्क बरकरार रहेंगे तब तक उसके वास्तविक स्वरूप की रक्षा कर सकते हैं। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म में ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक और सोलर ड्रैगन फिजिक दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता को भयानक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसकी शक्ति ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक से सिर्फ दोगुनी ही नहीं थी। यह ऐसा संयोजन था जिसमें एक और एक मिलकर दो से बड़ा था। वांग टैंग की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसे लगा कि उसे जैकपॉट मिल गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम ऐसा काम करेगा। वो चाहता था कि वो इसके लिए खुश हो सके। इससे वो बिना किसी चिंता के ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म का इस्तेमाल कर सकता था। उसे उस बदसूरत प्राणी में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, परिवर्तन का परिणाम काफी अच्छा और सुंदर होगा। लेकिन यहाँ छद्म शब्द क्यों है? वांग टैंग ने कोष्ठक में लिखे शब्दों को देखा और उनमें गहरी नाराजगी की भावना पैदा हुई। आप इसे ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक कह सकते हैं, लेकिन पीछे छद्म शब्द क्यों जोड़ा गया? यह इस तकनीक के स्तर को तुरंत कम कर देता है। क्या कोई सच्चा ड्रैगन बैटल फिजिक हो सकता है? वांग टैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और मुस्कुराते हुए अनुमान लगाया। यदि छद्म सच्चा ड्रैगन युद्ध काया पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, तो सच्चे सच्चे ड्रैगन युद्ध काया की कल्पना कीजिए। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म का स्तर चौथे स्थान पर था, बिल्कुल ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक की तरह। स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म 2300/40,000 चौथा रैंक। लगता है मैं अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को बेहतर बनाकर अपने असली ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को बेहतर बना सकता हूँ। वांग टैंग ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई। सुधार का कोई रास्ता न होने से सुधार का कोई रास्ता होना हमेशा बेहतर होता है। इसका मतलब ये था कि वो पाका परिवार से संपत्ति एकत्रित करना जारी रख सकते थे। इन दो ड्रैगन जैसी कायाओं के सम्मिलन ने उसके मन में एक विचार भी जगाया। क्या वो भविष्य में संभावित रूप से अन्य ड्रैगन जैसी काया प्राप्त कर सकता है और फिर उन्हें मिला सकता है? जैसे जैसे वो अधिक से अधिक एकीकृत ड्रैगन जैसे शरीर को इकट्ठा करता जाएगा, क्या वो तथाकथित सच्चा ड्रैगन युद्ध शरीर प्राप्त करने के करीब होगा? वांग टैंग को इसके बारे में सोचते ही बहुत उत्साह महसूस हुआ। ये बहुत आशाजनक लग रहा था। ये सब कुछ ही सांसों में घटित हो गया। ज़ुलौग शान के शरीर से अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। तुरंत ही एक अनोखा गहरा लाल क्षेत्र चारों दिशाओं में फैल गया, जिसने वांग टैंग को अपनी ओर खींच लिया। वांग टैंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। ये गहरा लाल क्षेत्र अद्वितीय था। आकाश, धरती और आसपास की हर चीज गहरे लाल रंग की हो गई थी, मानो पिघले हुए लावा की दरार पड़ गई हो। उन दरारों से कभी कभी मैग्मा बाहर निकलता था, जिससे हवा में मोटी भाप और चिलचिलाती गर्मी भर जाती थी, जो पूरे क्षेत्र में फैल जाती थी। चौथे दर्जे का डोमेन, ये चौथे दर्जे का अग्नि क्षेत्र था। जैसा कि सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा से उम्मीद की जाती है, ज़ुलौग शान ने ब्रह्मांड के स्तर पर चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वांग टैंग और भी गंभीर हो गया। अगर वो अपने फ्रॉस्ट डोमेन और फ्लेमिंग मैग्नेटिक डोमेन को 5वें रैंक तक बढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ,
जब वो अराजक अज्ञात में था तो वो अब केवल ज़ूलोग शान के बराबर होगा। वो टूटे हुए मैग्मा के एक टुकड़े पर खड़ा होकर अपने आसपास का नजारा देखने लगा। उसे ज़ूलोग शान का कोई निशान नहीं दिखा। वो विशालकाय शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस डोमेन की शक्ति सचमुच अनोखी थी। हालांकि वान टैंग की नजरों से बचना असंभव था। असली आंख। वान टैंग ने अपने मन में इस कौशल को सक्रिय किया। जब वो ऊर्जा अवरोधों की परतों को भेदते हुए क्षेत्र को देख रहा था तो उसकी पुतलियां सुनहरी हो गईं। उसने ज़ूलोग शान को देखा। वो अभी भी अपने विशाल सौर ड्रैगन रूप में था। अजीबोगरीब उतार चढ़ाव की झलकें बाहर की ओर फैल रही थी जो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर रही थी। धमाका। अचानक वान टैंग के पैरों के नीचे से पिघला हुआ लावा फूट पड़ा, जिससे मैग्मा का एक स्तंभ बन गया जो आकाश में उछल गया और उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। ज़ूलोग शान के शिल्कों से ढके हुए भयानक चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। क्या तुम खुश हो? उसके कान के पास एक शांत आवाज सुनाई दी। ज़ूलोग शान की आंखों की सीधी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। क्या उसे खोजा गया था? यह असंभव था। वो अपने क्षेत्र में विलीन हो गया और अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया। उसे कैसे खोजा जा सकता था? लेकिन जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसे एहसास हुआ। वान टैंग किसी तरह उसके ऊपर आ गया था। वो शांत और उदासीन नजर से नीचे देख रहा था। चूलोग पर्वत के शरीर पर मौजूद हर शल्क खत्म हो गया। वान टैंग उसे देख रहा था। यह विचार ज़ूलोग शान के मन में लगभग तुरंत आया। यह महसूस करने के बावजूद कि वो अच्छी तरह छिपा हुआ है, दूसरे पक्ष की आंखों के भाव से उसे पता चल रहा था कि उसने उसे ढूंढ लिया है। तभी वान टैंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। लानत है। ज़ूलोग शान ने मन ही मन कोसा। उसने अपने ड्रैगन शरीर पर कोड़े मारे और तुरंत भाग गया। मरना। उसी समय वान टैंग के पीछे का लावा एक बार फिर फूट पड़ा, जिससे पिघली हुई चट्टानों के स्तंभ उसकी ओर उड़ने लगे। इन लावा स्तंभों में डोमेन की शक्ति समाहित थी। जब वे फटे तो उन्होंने वान टैंग के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा अब तक हार चुका होता। अगर वे बच भी जाते तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। ये दृश्य देखकर ज़ूलोग शान ने राहत की सांस ली। कितना करीबी मुकाबला था। वो लगभग खोज लिया गया था। उस कमीने ने उसे अपने ड्रैगन वंश पर संदेह करने के लिए लगभग कुचल दिया। उसने वान टैंग को अब अपने करीब आने की हिम्मत नहीं की। वो गारंटी दे सकता था कि एक बार वान टैंग ने उसे छू लिया तो उसे फिर से उस नारकीय अनुभव का सामना करना पड़ेगा। जब उसे वह एहसास याद आया तो वो अनियंत्रित रूप से कांप उठा। इस प्रकार क्षेत्र में मैग्मा स्तंभों का विस्फोट और भी अधिक लगातार और भयावह हो गया। उसका इरादा वान टैंग को मौत के घाट उतार देने का था। लाइट बोल्ट। लावा के स्तंभ के भीतर से एक शांत आवाज आई। ज़ूलोग शान का दिल धड़क उठा। अगले ही पल उसने देखा कि एक सफेद रोशनी मैग्मा के बीच से लगभग अगोचर गति से गुजर रही है। वो एक पल में उसके सामने आ गई। कितनी तेज गति है! ये तो एक प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक है। ज़ूलोग शान अचंभित रह गया। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। ओह नहीं! वो चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। वान टैंग के शरीर से एक विस्फोट हुआ और ज़ूलोग शान को तुरंत अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बची। ज़ूलोग शान ने चौंक कर चारों ओर देखा तो देखा कि चारों ओर विशालकाय उल्कापिंड तैर रहे थे, जो एक दूसरे से बहुत अधिक संख्या में जुड़े हुए थे और उनकी गिनती करना कठिन था। मेरे ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र में आपका स्वागत है। वान टैंग ज़ूलोग शान के सिर के ऊपर खड़ा हुआ और शांति से कहा। सौर ड्रैगन ज्वाला डोमेन। ज़ूलोग शान ने अपने गुस्से और सदमे को दबा लिया और एक भयंकर दहाड़ लगाए। उसका गहरा लाल क्षेत्र फट गया और वान टैंग के ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र से टकरा गया। बूम बूम बूम। क्षेत्र की शक्ति प्रस्फुटित हुई और दोनों क्षेत्र दो छोटे विश्वों की तरह एक दूसरे को नष्ट कर देने लगे। ज्वलंत उल्का। वान टैंग ने अपनी उंगली से इशारा किया और अनगिनत उल्काएं इकट्ठी हो गईं, जिससे एक विशाल सुपर उल्कापिंड बन गया जिसकी सतह पर आग की लपटें जल रही थीं। यह एक उल्कापिंड की तरह आसमान में चमकता हुआ सीधे सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन की ओर बढ़ गया। सौर ड्रैगन ज्वाला स्तंभ। ज़ूलोग शान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने एक जोरदार गर्जना की। क्षेत्र के भीतर पिघले लावा के खंभे एक साथ फूट पड़े और आग के एक भयानक स्तंभ में परिवर्तित हो गए जो आगे की ओर बढ़ रहा था। धमाका। अगले ही क्षण अग्नि का स्तंभ उल्कापिंड से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान में फैल गईं। गहरे लाल और हरे रंग की लपटें दो समुद्रों में तब्दील हो गईं और एक दूसरे को नष्ट करने के लिए लगातार टकराती रहीं। चौथी रैंक का हाइब्रिड डोमेन। ज़ूलोग शान की आवाज सदमे से भरी हुई थी और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था क्योंकि उसे अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। इस समय उसे एहसास हुआ कि वान टैंग का क्षेत्र कितना भयानक था। वो बेहद भयभीत था। उनका सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन उनके कबीले के शक्तिशाली व्यक्तियों के मार्गदर्शन के कारण चौथे स्थान पर पहुंच पाया।
इसके अलावा यह उनकी प्रतिभा से भी जुड़ा था। सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा से विकसित एक शक्तिशाली डोमेन था, जिसे सोलर ड्रैगन फ्लेम के नाम से जाना जाता है। सोलर ड्रैगन रेस के कई लोगों ने इस डोमेन में महारत हासिल की थी। उनके पास एक व्यापक विरासत थी, जिससे सौर ड्रैगन जाति की युवा पीढ़ी को इस जाति के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के माध्यम से इसे पहले से समझने का अवसर मिला। यही कारण था कि ज़ूलोग शान का डोमेन चौथे रैंक तक पहुंचने में सक्षम था, जबकि वो ब्रह्मांड चरण के केवल पहले स्तर पर था। हालांकि वांग टैंग ने न केवल चौथे दर्जे का डोमेन प्रदर्शित किया, बल्कि उनका डोमेन एक हाइब्रिड डोमेन था। यह आदमी इतना असामान्य कैसे हो सकता है? ज़ूलोग शान को यह अविश्वसनीय लगा। जब से उसने वांग टेंग के साथ लड़ाई शुरू की थी, वांग टेंग के प्रदर्शन के हर पहलू ने उसे शक्तिहीनता की भावना से भर दिया था। पूर्ण शक्ति के सामने उसका अभिमान कुचल दिया गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वांग टेंग का फ्लेमिंग मैग्नेटिक मेटियोर डोमेन चौथे स्थान पर नहीं था। यह एक 5वीं रैंक का हाइब्रिड डोमेन था। धमाका! आकाश में आग का गहरा लाल स्तंभ उल्कापिंडों की बमबारी के कारण अंततः ढह गया। ये पिघले हुए लावा और आग की मूसलाधार बारिश में बदल गया और बरसने लगा। ज़ूलोग शान का विशाल शरीर आग की बारिश में तैर गया और पूरी तरह से अकड़ गया। वांग टैंग ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। 5वीं श्रेणी के ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। चौथी श्रेणी का क्षेत्र उसके सौर ड्रैगन ज्वाला क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यही उसकी ताकत थी। यू हैव लॉस्ट। शांत आवाज ज़ूलोग शान के कानों तक पहुंची, फिर भी ये कर्कश लग रही थी। मैं सोलर ड्रैगन रेस से हूं, मैं हारूंगा नहीं। सौर ड्रैगन, सौर ड्रैगन। वांग टैंग के भाव ज़ूलोग शान की आंखों में झलक रहे थे। वो बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। मैं एक सौर ड्रैगन हूं, दिन में खुलता हूं, रात में बंद होता हूं। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसकी विशाल ड्रैगन जैसी आंखें बंद हो गईं और फिर खुल गईं और अचानक काले और सफेद रंग में बदल गईं। एक पल में दुनिया में सन्नाटा छा गया। सब कुछ अंधकार में बदल गया। सारा प्रकाश गायब हो गया और चारों ओर शुद्ध और घोर अंधकार छा गया। हालांकि इससे पहले कि सब कुछ अंधेरे में डूब जाए, ज़ूलोग शान ने वांग टैंग के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। उसके पास सौर ड्रैगन नेत्र भी था। ज़ूलोग शान का विशाल शरीर अंधेरे में फिसलता हुआ वांग टैंग की ओर बढ़ा। उसके मुंह में प्रकाश की एक गहरी लाल किरण संघनित हुई और इसमें एक निशान भी था, उत्पत्ति की शक्ति का। भयावह ऊर्जा फैल गई। फिर भी इस अंधेरे में ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी प्रकाश निकलता था तो अंधेरे में समा जाता था। मरना! ज़ूलोग शान दहाड़ा। ड्रैगन के मुंह से एक गहरी लाल रोशनी निकली, जो वांग टैंग पर लक्षित थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। इसी समय एक शांत आवाज सुनाई दी। वांग टैंग के हाथ में एक ब्लेड दिखाई दिया। फिर उसने उसे लापरवाही से घुमाया और एक ब्लेड की चमक आसमान में फैल गई। ब्लेड का उद्भव स्वर्ग की शक्ति, हुआंग स्वर्ग ब्लेड। पृथ्वी की उत्पत्ति से प्रभावित होकर जैसे ही यह प्रहार हुआ, इसने न केवल गहरे लाल रंग की चमक को विभाजित कर दिया, बल्कि उनके सामने अंधकार के विस्तार को भी छिन्न भिन्न कर दिया। दुनिया एक पीले रंग की ब्लेड की चमक से प्रकाशित हो रही थी। यह आकाश जैसा लग रहा था। ब्लेड की चमक ज़ूलोग शान की आंखों में भी झलक रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया। ब्लेड की चमक से ड्रैगन का सिर उड़ गया। ज़ूलोग शान का शरीर प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था। मैच समाप्त होने से पहले दर्शकों को यह भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। वांग टैंग जीता। सभी लोग वांग टैंग को घूर रहे थे, जो रेगिस्तान के ऊपर तैर रहा था। वे हैरान थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अभी पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। वो जीत गया। वो सचमुच जीत गया। ज़ूलोग शान पहले ही जा चुका है। बहुत मजबूत। वांग टैंग हास्यास्पद रूप से मजबूत है। अभी क्या हुआ था? बहुत अंधेरा था और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लगता है कि यह सौर ड्रैगन जाति की प्रतिभा है। सौर ड्रैगन आंख। दिन में खोलें, रात में बंद करें। यह तकनीक अविश्वसनीय थी, लेकिन ज़ूलोग शान फिर भी हार गया। मुझे लगता है कि मैंने एक पीले रंग की ब्लेड को चमकते हुए देखा है। यह बहुत डरावना है। एक क्षण के लिए भीड़ में तीव्र बहस छिड़ गई और वो काफी देर तक शांत नहीं हो सकी। लड़ाई बहुत रोमांचक थी, यहाँ तक कि विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने भी महसूस किया कि यह एक आंख खोलने वाला अनुभव था। उनकी यात्राएं व्यर्थ नहीं गईं। दोनों विरोधी पक्षों की ताकत देखकर वे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, वांग टैंग ने खुद से कहा जब वो आसमान में खड़ा था और उस जगह को देख रहा था जहां ज़ूलोग शान गायब हो गया था। उसे अपना लाइटनिंग स्लैप निकालने का भी अवसर नहीं मिला। सब लोग, हर कोई अवाक था। वांग टैंग ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन वे उसे साफ सुन सकते थे। वे हताश हो गए और शिकायत करना चाहते थे। यह आदमी पहले ही जीत चुका था, फिर भी वो ज़ूलोग शान का मजाक उड़ाना चाहता था।
इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। कितना दिखावटी। जुलोग शान कमजोर नहीं था। उनके लिए भले ही वान टैंग जीत गया हो, लेकिन इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। यह उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। उसने यह बात केवल जुलोग शान को नाराज करने के लिए कही थी। आखिरकार वे सभी यहाँ देख रहे थे और ये शब्द उनके मुंह से फैलने ही थे। तब तक सभी को पता चल जाएगा कि जुलोग शान बुरी तरह हार गया था और वांग टैंग ने उसका मजाक भी उड़ाया था। यही कारण था कि वे सभी वांग टैंग की असंवेदनशीलता की आलोचना कर रहे थे। यू किकियाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्हें वांग टैंग की बातों पर यकीन हो गया। वांग टैंग की क्षमताओं को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। ब्रह्मांड स्तर पर आगे बढ़ने के बाद यह आदमी और अधिक डरावना हो गया। उन्होंने जुलोग शान से लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी कई शक्तिशाली तकनीकों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि लीग ऑफ टैलेंट्स की पहुंच बहुत अच्छी थी, फिर भी प्रत्येक क्षेत्रीय डोमेन में कुछ सूचना अवरोध था। अन्य क्षेत्रीय डोमेन के लोगों को ये जानकारी प्राप्त करने में कुछ देरी होती थी। इसलिए बहुत से लोग वांग टैंग की ताकत की सीमा नहीं जानते थे। इस तथ्य के साथ कि वो ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ चुका था, यहाँ तक कि महान कियान साम्राज्य के लोग भी नहीं जानते थे कि वो अब कितना शक्तिशाली था। रेगिस्तान में वांग टैंग ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और विशेषता वाले बुलबुले उठाए। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1200 सौर ड्रैगन ज्वाला डोमेन 500 सोलर ड्रैगन आई 600 सोलर ड्रैगन आई 300 ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1200 ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 2000 विशेषता बुलबुले एक एक करके वांग टैंग के शरीर में विलीन हो गए और उसकी आंखें चमकीली और चमकदार होती गईं। इस बार की उपलब्धियां पिछली बार की तुलना में समान रूप से प्रभावशाली थीं। उसके नक्षत्र अग्नि बल में 1200 अंकों की वृद्धि हुई और यह ब्रह्मांड चरण के आधे बिंदु तक पहुंचने वाला था। नक्षत्र अग्नि बल 4200 बटा 10,000 ब्रह्मांड चरण प्रथम स्तर। उसके बाद सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन था, जिसे जुलोग शान ने बनाया था। यह एक शक्तिशाली अग्नि तत्व डोमेन था। हालांकि वांग टैंग का अग्नि डोमेन फ्लेमिंग मैग्नेटिक उल्का डोमेन में विलीन हो चुका था और यह पहले ही 5वीं रैंक पर पहुंच चुका था। इस प्रकार सौर ड्रैगन फ्लेम डोमेन अब उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इससे उसे केवल यही लाभ हो सकता था कि इससे उसके ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की विशेषताओं में वृद्धि हो सकती थी। सौर ड्रैगन ज्वाला स्तंभ की शक्ति काफी अच्छी थी। यदि ज्वाला चुंबकीय उल्का क्षेत्र में इसी प्रकार का ज्वाला स्तंभ हमला जोड़ दिया जाए तो शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला गुण सौर ड्रैगन नेत्र था। वांग टैंग ने ये गुण पहले ही प्राप्त कर लिया था और यह पहले से ही वास्तविक अवस्था पर था। ये गुण उसके सौर ड्रैगन नेत्र को और अधिक शक्तिशाली बना देगा, जिससे वह वास्तविक अवस्था से परे के क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगा। सौर ड्रैगन नेत्र 4026 बटा 10,000 वास्तविक अवस्था। 4026 अंक, बस 5000 से ज्यादा अंक बचे हैं। वांग टैंग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर उसका सोलर ड्रैगन आई असली स्टेज से आगे बढ़ जाता तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती। स्वर्ग स्टेज और ब्रह्मांड स्टेज के मार्शल योद्धा शायद उससे निपट भी न पाए। यदि जुलोग शान ने सौर ड्रैगन नेत्र का उपयोग किसी अन्य ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं के खिलाफ किया होता तो वे पराजित हो जाते। हालांकि उसकी मुलाकात वांग टैंग से हुई, जिसने अपनी प्रणाली के जरिए सोलर ड्रैगन आई हासिल की थी। उसकी सोलर ड्रैगन आई जुलोग शान की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत थी, इसलिए उसे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इनके अलावा जुलोग शान ने 2 अन्य गुण भी छोड़े थे, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा और ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय। इससे उसकी आत्मा और ज्ञानोदय विशेषताओं में थोड़ा सुधार हुआ। आत्मा 16,900 बटा 2 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1,17,600 बटा 3 लाख ब्रह्मांड स्तर। वांग टैंग की वर्तमान आत्मा और ज्ञानोदय विशेषताएं शून्य से शुरू हुई थी, इसलिए वो किसी भी विशेषता को नहीं छोड़ सकता था। हर बिंदु मायने रखता है। वांग टैंग इस बात से निराश था कि जुलोग शान ने कोई भी ओरिजिन ऑफ फ्लेम विशेषता वाले बुलबुले नहीं गिराए। हालांकि जब उन्होंने अपने गुण बोर्ड को देखा तो उन्हें ये बात समझ में आ गई। उसकी ज्वाला की उत्पत्ति बहुत पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। पिछली लड़ाई के आधार पर जुलोग शान की ज्वाला की उत्पत्ति केवल पहले स्थान पर थी। वो इसके साथ अपने गुण मूल्य को कैसे बढ़ा सकता है? कितना अफसोस की बात है, मैं बहुत तेज हूं, अब तो विशेषता अंक भी मिलना मुश्किल है। वांग टैंग ने आह भरी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसने सोचा कि जुलोग शान उसे आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन वो गलत था। इसके बाद वो तुरंत रेगिस्तान छोड़कर चला गया, फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के बाहर। बहुत से लोग पहले ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड छोड़ चुके थे। उन्होंने रैंकिंग पर नजर डाली। हालांकि रैंकिंग बदलने से पहले पत्थर की पट्टिका से एक लहर फैली और एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि जुलोग शान था। वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसका रंग पीला पड़ गया था और वो बहुत कमजोर दिख रहा था। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्पेस में मारे जाने के अपने परिणाम थे।
जब अन्य लोग मुकाबला करते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक कुछ चोटें लगती हैं और प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता। हालांकि जो लोग शान मारे गए, उनकी आत्मा को कुछ नुकसान पहुंचा और उन्हें कुछ समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। देखो, ये जुलोग शान है, वो बाहर है। किसी ने चिल्लाया और सभी लोग जुलोग शान की ओर देखने लगे। ध्यान का केंद्र बनने की इस भावना ने जुलोग शान को बहुत असहज कर दिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो, हालांकि वो पीला पड़ गया था। वो छिपने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहता था। उसने खो दिया है। अंत में वो वान टैंग से हार गए। उसके घमंड भरे शब्द मजाक बन गए। वो न केवल शव को वापस लाने में विफल रहा, बल्कि उसने 30,000 अंक भी व्यर्थ गंवा दिए। इस परिणाम से वो लगभग खून खांसने लगा। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में वान टैंग के साथ हुई लड़ाई की यादों ने उसकी आंखों में डर की झलक पैदा कर दी। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? दोनों ने हाल ही में ब्रह्मांडीय चरण में प्रगति की और वह सौर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। फिर भी वान टैंग की तुलना में असमानता अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी थी। यह अविश्वसनीय था। क्या स्टार रैंकिंग में शामिल प्रतिभाएं सचमुच असाधारण थीं? जुलोग शान के हाव भाव बदलते रहे। उसकी आंखों में अनिच्छा का गहरा भाव झलक रहा था। जुलोग शान का चेहरा बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें खाना चाहता है। खैर, वो हार गया। अगर मैं हार गया तो मैं किसी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोलर ड्रैगन रेस वान टैंग से हार जाएगी। जुलोग शान बहुत दयनीय है। ऐसा लगता है कि हमें वान टैंग की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जो लोग उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब 2 बार सोचना होगा। यह सही है। अगर वे वान टैंग की ताकत को कम आंकते हैं तो वे अगले जुलोग शान हो सकते हैं। भीड़ ने जुलोग शान की ओर इशारा किया और फुसफुसाते हुए बातें की। चर्चाएं कभी भी लगातार नहीं फैली। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्टोन प्लेट पर फिर से लहरें दिखाई दी। एक लंबा और पतला व्यक्ति उभरा। यह वान टैंग था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी नजरें जुलोग शान से हटाकर वान टैंग पर केंद्रित कर ली। संयोगवश उसके पीछे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पत्थर की प्लेट से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। अनूठी, एक पल में वो सुनहरी रोशनी पत्थर की प्लेट के नीचे से ऊपर उठी, कुछ ही सांसों में ऊपर की ओर बढ़ती हुई सबसे ऊपर पहुंच गई। आखिरकार यह एक नाम में तब्दील हो गई। वान टैंग, हॉन्फना। दर्शकों में खलबली मच गई। यहां तक कि जिन लोगों ने वान टैंग और जुलोग शान के बीच लड़ाई देखी थी और इस परिणाम का अनुमान लगाया था, वे भी तेजी से बढ़ते नाम के प्रभावशाली दृश्य से चकित थे। सुनहरी रोशनी की पृष्ठभूमि में वान टैंग का फिगर और भी चमकदार हो गया। उसने कई लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। वान टैंग, जुलोग शान ने अचानक अपना सिर घुमाया और वान टैंग की ओर देखा। उसने अपने दांतों को पीसते हुए ये 2 शब्द कहे। वान टैंग के प्रति उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ये सम्मान उसका होना चाहिए था, लेकिन वान टैंग ने सब बर्बाद कर दिया। उसे बहुत अपमानित होना पड़ा। अकादमी में शायद अब हर कोई उस पर हंस रहा होगा। उसने आत्मविश्वास के साथ वान टैंग से अतीत में उसे चुनौती देने के लिए कहा था, लेकिन उसे बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। क्या मजाक! वान टैंग ने उसकी ओर देखा और शांति से मुस्कुराया। जुलोग शान, तुम हार गए। मुझे खेद है, मैं तुम्हें शव वापस नहीं कर सकता। जब जुलोग शान ने वान टैंग को यह मामला उठाते सुना तो उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। अब उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वे वान टैंग से शव सौंप सकें। वो उसे जीत नहीं सका, इसके अलावा वो क्या कर सकता था? वान टैंग, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, जुलोग शान ने ठंडी आवाज में कहा। सोलर ड्रैगन रेस का शव कभी भी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। भले ही मैं इसे वापस न पा सकूं, लेकिन कोई इसे आपसे वापस ले लेगा। उन्हें आकर इसे लेने दो, वान टैंग ने शांति से कहा। हालांकि अगर उनका रवैया भी आपके जैसा ही है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मैं दूसरों से अंक लेने के लिए तैयार हूं। जुलोग शान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे अपने 30,000 अंक याद आ गए। यह इतना दर्द था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। अगर वो उस शरीर को वापस पा सकता है तो 30,000 अंक खर्च करना सार्थक होगा। आखिरकार वो अंक वापस पाने का कोई रास्ता खोज सकता है। लेकिन अब ये सब व्यर्थ था। वो बहुत निराश महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि सोलर ड्रैगन रेस काफी अमीर है। अकादमी के भीतर आपका कुछ प्रभाव होना चाहिए, है ना? आपके पास बहुत सारे अंक होने चाहिए। बेझिझक मुझसे मिलने आए, वान टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जुलोग शान का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। वान टैंग उसके साथ एक भोले मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा था। नहीं, वो संपूर्ण सौर ड्रैगन जाति को भोला भाला मूर्ख समझ रहा था। अन्य लोगों ने वान टैंग की बातें सुनी और उनके हाव भाव अजीब हो गए। वान टैंग एक निर्दयी आदमी था। क्या उसे सौर ड्रैगन जाति को नाराज करने का डर नहीं था? कई लोगों की निगाहें झपक उठी। वान टैंग की दुस्साहसता ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें उसे नाराज करने का जोखिम उठाना चाहिए।
यदि उनमें उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं होता तो उसे अपमानित करने के परिणाम जुलोग शान से बेहतर नहीं होते। बस रुको। जुलोग शान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके आसपास की उपहासपूर्ण निगाहों ने उसे और अधिक समय तक रुकने से रोक दिया। वो एक कठोर टिप्पणी के साथ चला गया। अलविदा। वान टैंग ने अपने पीछे खुशी से हाथ हिलाया। सच कहूं तो वो निराश था। जुलोग शान ने खुद पर काबू पाया। उन्होंने अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने का अवसर खो दिया। खैर, वो एक ही भेड़ की ऊन बार बार नहीं काट सकता था। वो पहले उसकी ऊन को लंबा होने देता और फिर उसे दोबारा काटता। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अन्य 100 ड्रैगन रेस मार्शल योद्धाओं को आकर्षित करेगा। वान टैंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और प्रत्याशा में खुद से आश्चर्य किया। तार्कीय अकादमी में 100 ड्रैगन जाति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। केवल उसके ही बैच के छात्र ही उससे लड़ सकते थे। जब तक वे एक ही बैच में थे, वान टैंग को डर नहीं लगा। ये विचार उसके दिमाग में कौन थे? उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वो जमीन पर उतरा और यू किकियाओ और अन्य लोगों से मिला। बॉस, आप अद्भुत हैं। वैड ने जब वान टैंग को देखा तो वो उत्साह से आगे झुका। बेशक। वान टैंग ने उसकी ओर देखा और शांति से जवाब दिया। वैड अवाक रह गया। यू किकियाओ और बोरेट जोर से हंस पड़े। यह मोटा आदमी वान टैंग को ठीक से समझ नहीं पाया। तुमने जुलोग शान को हरा दिया। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा। यू किकियाओ ने कुछ देर हंसने के बाद गंभीरता से कहा। मुझे पता है। चलो सोलर ड्रैगन रेस के आने और मुझे खोजने का इंतजार करते हैं। वान टैंग मुस्कुराया। क्या आप 100 ड्रैगन जाति से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? यू किकियाओ ने अजीब भाव से पूछा। क्यों नहीं? वान टैंग ने पूछा। खैर, मुझे चिंता थी कि तुमने उन्हें बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। क्या तुमने अभी जुलोग शान की आंखों में नजर नहीं डाली? ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें खा जाना चाहता था। यू किकियाओ ने कहा। चिंता मत करो। 100 ड्रैगन जाति में मुझे निगलने की क्षमता नहीं है, वान टैंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। यू किकियाओ ने उसका आत्मविश्वास देखा और चुप रही। इसी समय दूर से एक आकृति आती हुई दिखाई दी। तुम्हें ढूंढ रहे हो? यू किकियाओ ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा। वान टैंग ने पलटकर दूसरे पक्ष को देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सच में आज मुझे चुनौती देना चाहते हो? चुनौती? वान टैंग। वान टैंग की बातें सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। उनमें से कई जो वहां से जाने वाले थे वहीं रुक गए। क्या देखने के लिए कोई और मैच था? ऐसे विचार कई लोगों के मन में आए। जल्द ही चर्चाओं का माहौल छा गया। ये गैलप जैसा दिखता है। गैलप गोल्ड प्रादेशिक क्षेत्र के एक शक्तिशाली गुट से है। वो लीग ऑफ टैलेंट्स में शीर्ष 10 में से एक है। मैंने सुना है कि वो एक मजबूत शरीर वाला शारीरिक साधक है। मजबूत शरीर? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वान टैंग की लड़ने की शैली देखी और उसे चुनौती देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वान टैंग का शारीरिक शरीर भी शक्तिशाली है? आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन गैलप मूल रूप से लाइटनिंग वैली में सबसे अधिक दूरी तय करने वाले नए छात्र का रिकॉर्ड धारक था। वान टैंग ने उसे पीछे छोड़ दिया, इसलिए वे कल सहमत हो गए कि आज द्वंद्व युद्ध किया जाए। तो यही हुआ। हालांकि वान टैंग का शारीरिक शरीर इतना मजबूत है कि जुलोग शान भी उससे नहीं जीत सकता। क्या गैलप उससे जीत पाएगा? ये कहना मुश्किल है। गैलप एक बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा है जो बिजली की ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करता है। शारीरिक शक्ति के मामले में वो जुलोग शान से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। वे अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रों से हैं, इसलिए उनकी प्रणालियां भी अलग अलग हैं। बिना लड़ाई के कोई नहीं जानता कि कौन ज्यादा ताकतवर है। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने गैलप को आश्चर्य से देखा। एक द्वंद्व समाप्त हुआ और दूसरा आ गया। नहीं नहीं। गैलप को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे चुनौती स्थगित कर देनी चाहिए। सब लोग, चुनौती का क्या हुआ? वो इसे स्थगित करना चाहता था। यह व्यक्ति स्पष्टतः भयभीत था। यू किकियाओ और अन्य लोग गैलप को अजीब तरह से घूर रहे थे। उन्हें ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। कोई बात नहीं। वान टैंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी जुलोग शान के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद पीछे हट जाएगा। यह आदमी बहुत ताकतवर और मजबूत था, इसलिए कोई उससे अपनी बात से मुकरने की उम्मीद नहीं कर सकता था। वान टैंग को आश्चर्य हुआ। फिर भी इससे उन्हें गैलप के प्रति एक नए दृष्टिकोण का परिचय मिला। हर किसी में हार स्वीकार करने जैसे शब्द कहने का साहस नहीं था, विशेषकर उन प्रतिभाओं में जो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर विशेष रूप से संवेदनशील थे। वान टैंग और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि गैलप भयभीत हो गया था क्योंकि उसने वान टैंग की क्रूर लड़ाई पद्धति को देखा था। अन्यथा उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह वान टैंग को किसी भी कीमत पर चुनौती दे सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा था। खैर, वान टैंग अपरंपरागत था। जुलोग शान की तुलना में, जिसे हिंसक तरीके से इधर उधर फेंका गया था, गैलप ने महसूस किया कि चुनौती को स्थगित करना शर्मनाक नहीं था। वो मांसपेशियों से भरा हुआ था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था।
ठीक है, जब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, गैलप ने मुड़कर कहा और चला गया। वो शायद अपनी साधना जारी रखने के लिए वापस चला गया था। यह आदमी खेती का दीवाना है, वैड ने कहा। उसके जैसे लोग अधिक सीधे सादे होते हैं। यू किकियाओ ने पलकें झपकाईं। कम से कम जुलोग शान से ज्यादा सीधा सादा, वान टैंग ने हंसते हुए कहा। उसे अपने दिल में पछतावा महसूस हुआ। वो उस आदमी से ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले नहीं पा सकता था। बोरेट, क्या आप वान टैंग को चुनौती नहीं देना चाहते? यू किकियाओ ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं इंतजार करूंगा, बोरेट ने हंसते हुए कहा। तुम सब उससे डर गए हो, तुम बहुत डरपोक हो, यू किकियाओ ने तिरस्कार के साथ कहा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? वैड ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं पहले ही हार चुकी हूं, मैं भविष्य में उसे बेहोश करने का मौका ढूंढूंगी, यू किकियाओ ने जवाब दिया। क्या तुम सच में मेरे सामने मुझे बेहोश करने की बात पर चर्चा करना चाहते हो? वान टैंग अवाक रह गया। समूह हंसा और अंतरिक्ष यान में सवार होकर उस क्षेत्र से बाहर निकल गया जहां फ्रेशमैन लीडरबोर्ड था। इस बीच जुलोग शान पर वान टैंग की जीत की खबर फैल गई। ये खबर सिर्फ नए छात्रों तक ही सीमित नहीं थी, कई वरिष्ठ छात्रों को भी इसकी जानकारी थी। वान टैंग ने नए छात्रों के बीच अपना नाम बनाया। शुरू से ही उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं थी। वो एक विलक्षण प्रतिभा थे जिन्होंने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया था, इसलिए हर कोई उनके बारे में जानता था, चाहे वे चाहें या नहीं। हालांकि चूंकि उन्होंने वान टैंग की क्षमता को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, इसलिए उन्हें संदेह था। अब जबकि वान टैंग ने सौर ड्रैगन जाति के एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा को हरा दिया था, उसने अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत कर लिया था। भले ही अभी भी कुछ लोग थे जो उसके प्रति नाराजगी रखते थे, लेकिन वे अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने सोलर ड्रैगन रेस की एक प्रतिभा को हराया। यह वान टैंग दिलचस्प है। अकादमी के मध्यस्थता संघ में वरिष्ठ वुडे ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। कई वरिष्ठ छात्रों ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की। इसके अलावा अकादमी में छात्रों द्वारा गठित कुछ गुटों ने वान टैंग में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। अकादमी के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, इसलिए कुछ समान विचारधारा वाले योद्धा आपसी सहयोग के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे और अकादमी में विभिन्न आकार के गुट बनाते थे। अकादमी गुट शब्द से धोखा न खाएं। वास्तव में वे स्वर्ग मंच, ब्रह्मांड मंच और यहां तक कि शाश्वत मंच मार्शल योद्धाओं से बने थे। ये गुट बाहरी दुनिया में भी शक्तिशाली होंगे, यहां तक कि पाक परिवार जैसी शक्तिशाली ताकतें जिन्होंने वर्षों तक महान कियान साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था, वे भी इन अकादमी गुटों जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसके अलावा ये गुट सिर्फ अकादमी तक सीमित नहीं थे। अकादमी से बाहर भी उनके संबंधों का व्यापक नेटवर्क था। अकादमी उनके प्रभाव का एक छोटा सा हिस्सा थी। कुछ सौर ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा अकादमी के एक मनों में एकत्र हुए थे। वह हार गया। जुलोग शान हमारी सौर ड्रैगन जाति के लिए एक कलंक है। सौर ड्रैगन जाति के एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा ने अपनी छाती के सामने अपनी भुजाएं पार की और सूंघते हुए कहा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वान टैंग से निपटना आसान नहीं है और हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। हालांकि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, सोलर ड्रैगन रेस की एक अन्य महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह महिला सोलर ड्रैगन रेस से थी और कम से कम 5 मीटर लंबी थी, लेकिन उसका शरीर सुडौल था और बहुत ज्यादा भारी नहीं था। वो अजीब नहीं लग रही थी। उसका शरीर अत्यंत कामुक था और उसके सिर पर ड्रैगन सीन के साथ वो एक अनोखा आकर्षण बिखेरती थी। सोलर ड्रैगन रेस के पुरुष सदस्यों के विपरीत वो काफी आकर्षक थी। वो देखने में रूखी सूखी नहीं थी। जुलोग शूम, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना बंद करो। अगर हमें वो शरीर वापस नहीं मिला तो हम दोनों को कोई लाभ नहीं होगा, स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। मानो या न मानो, अगर मैं जाकर इसे वापस ले आऊं तो मैं इसे आसानी से वापस ला सकती हूँ, जुलोग शूम ने शांति से कहा और अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमाया। तुम, सौर ड्रैगन रेस आदमी ने उपहास किया। अगर मैं सफल हो गया तो तुम क्या करोगे? जुलोग शूम ने पूछा। जुलोग हाओ, क्या होगा अगर जुलोग शूंग अपने आकर्षण का उपयोग करे और सफल हो जाए? सौर ड्रैगन जाति के एक अन्य मार्शल योद्धा ने हंसते हुए टिप्पणी की। चले जाओ, जुलोग शूंग ने झल्लाकर कहा। सोलर ड्रैगन रेस की एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है? जुलोग हाओ ने नाक भान सिकोड़ी। फिर उसने जुलोग शूंग की ओर देखा और कहा, अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें 100,000 अंक दूंगा। 100,000 अंक पर्याप्त नहीं है, जुलोग शूंग ने कहा। तुम्हें कितना चाहिए? जुलोग हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 300,000, जुलोग शूंग ने कहा। 300,000, जुलोग हाओ क्रोधित हो गया। तुम मुझसे अंक क्यों नहीं छीन लेते? बाकी लोग भी हैरान थे। 300,000 अंक उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार किसी के अंक हवा से नहीं निकल कर आते। अकादमी में अंक बहुत महत्वपूर्ण थे, हर जगह उनकी जरूरत थी। 300,000 अंक एक शाश्वत चरणीय धर्मरथ खरीदने के लिए पर्याप्त थे। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो सीधे कह दो,
झूलोग शूंग ने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। तुम, झूलोग हाओ ने चाल चली। उसने झूलोग शूंग को घूरते हुए कहा, ठीक है, 300,000 है। अगर तुम शव वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हें 300,000 अंक दे सकता हूं। ठीक है, तुमने सही कहा, सभी लोग हमारे गवाह बनो, झूलोग शूंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा। बाकी लोग भी मुस्कुराकर सहमत हो गए। ज़ूलोग हाओ और ज़ूलोग शूंग एक ही वंश से नहीं थे। वे उन्हें बहस करते हुए देखकर खुश थे। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। अगर मैं इसे पहले वापस ले आया तो क्या होगा? ज़ूलोग हाओ ने अपनी आंखों में धूर्तता भरी नजर से पूछा। टस्क, क्या यही तुम्हारी योजना है? ज़ूलोग शूंग ने अपनी आंखें घुमाई। वो अवाक थी। तुम क्या चाहते हो? अगर मैं इसे पहले प्राप्त कर लूं, तो आप मुझे 300,000 अंक देंगे, ज़ूलोग हाओ ने कहा। ज़ूलोग शूंग कुछ देर तक ज़ूलोग हाओ को देखता रहा। ये देखना चाहता था कि उसका आत्मविश्वास कहां से आया। क्या तुम सहमत होने की हिम्मत रखते हो? ज़ूलोग हाओ मुस्कुराया। क्यों नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं, ज़ूलोग शूंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो चलिए एक समय सीमा तय करते हैं। मैं हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता, ज़ूलोग हाओ ने कहा। 1 महीने के बारे में क्या ख्याल है? कुछ अनिश्चित कारकों को छोड़कर 1 महीना पर्याप्त होना चाहिए, ज़ूलोग शूंग ने सोचा और सुझाव दिया। ठीक है, 1 महीना, देखते हैं कौन इसे पहले प्राप्त करता है। ज़ूलोग हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। सहमत होने के बाद सोलर ड्रैगन रेस के सदस्य अलग अलग हो गए। एक ही जाति से होने के बावजूद वे अलग अलग शाखाओं से आए थे और जाति के भीतर हितों और लाभों के लिए लड़ते थे। वे जरूरी नहीं कि उद्देश्य में एकजुट हो और अक्सर आंतरिक प्रतिस्पर्धा में लगे रहते थे। सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को वापस लाना उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया एक मिशन था। इसे रेस के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति संघर्ष माना जा सकता है। वांग टैंग की जागीर में वांग टैंग, यू किकियाओ, बोरेट, वेड और यू यूनिक्सियन सभी एक साथ एकत्र हुए थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड से वापस आने के बाद वे सीधे वांग टैंग के मनों में आए। वांग टेन को इसकी परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा था। उसके और जुलोग शान के बीच लड़ाई ने काफी हंगामा मचा दिया। कई गुटों ने गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इन मामलों ने वांग टैंग को प्रभावित नहीं किया। जो होना था वो तो होगा ही, और उसे रोकने की कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। वो बस लेटा रहा और इंतजार करता रहा। भले ही उसने ज्यादा ध्यान न दिया हो, फिर भी वो अनुमान लगा सकता था कि क्या हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कोई तैयारी नहीं की थी। वो जानता था कि सबसे अच्छी तैयारी अपनी क्षमता को बढ़ाना है। जब तक वो पर्याप्त शक्तिशाली था, वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता था। यह इतना आसान था। इस समय वांग टैंग की जागीर के मुख्य हॉल में वांग टैंग और उसके दोस्त म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन के गठन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वेड द्वारा मूल रूप से गठित म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन एक बुनियादी संगठन था जिसका उद्देश्य जानकारी साझा करना और एक दूसरे की सहायता करना था। ये समूह बड़ा नहीं था। यही कारण था कि उनके बीच बातचीत अपेक्षाकृत सरल थी और इसमें हितों का कोई टकराव नहीं था। हालांकि वांग टैंग जिस म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन की स्थापना करने की योजना बना रहे थे, वो अलग था। वे इस मंच का उपयोग अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने और पर्याप्त मात्रा में अंक अर्जित करने के लिए करना चाहते थे। एक बार जब मामले में हित जुड़ गए, तो वे शुद्ध नहीं रह गए। अनिवार्य रूप से ऐसे कई मुद्दे सामने आएंगे जो पहले मौजूद नहीं थे। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कुछ 100 युआन के लिए दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। इस मामले में वे बहुत बड़ी मात्रा में कीमती अंकों से निपट रहे थे। बॉस, क्या आपको अभी मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता है? वैड ने पूछा। वांग टैंग ने कहा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम चर्चा पूरी होने के बाद उन्हें सूचित करेंगे। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। मैं किसी पर दबाव नहीं बनाऊंगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम पूरी तरह से समीक्षा कर सकें। हमें किसी को भी यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यू किकियाओ ने एक पल के लिए विचार किया और वैड की ओर देखने के बाद सावधानीपूर्वक सुझाव दिया। मैं सिस्टर यू से सहमत हूं। वैड ने गहरी सोच में सिर हिलाया। यू किकियाओ मुस्कुराए। उसे चिंता थी कि मोटा आदमी आपत्ति करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत चतुर था। मुझे जिहाओ चेन और अन्य लोगों से संपर्क करने दो। वांग टैंग ने राउंड बॉल से उनसे संपर्क करने को कहा। उनके आपके साथ अच्छे संबंध हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, यू किकियाओ ने कहा। किसी की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानना हमेशा सुरक्षित तरीका होता है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। बॉस, क्या आप अन्य कई बेहतरीन अकादमियों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं? वैड ने आश्चर्य से पूछा। वांग टैंग ने हंसते हुए कहा, हम उन्हें शामिल करते हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन ये लोग निश्चित रूप से इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राउंड बॉल ने कॉल करना शुरू कर दिया। कई स्क्रीन एक साथ दिखाई दी। जी हाओ चेन, टिमोथी, यू युआन रुई और कुछ अन्य लोगों के चेहरे स्क्रीन पर दिखाई दिए।
यहाँ तक कि लेंग कियानिक्ज्यू, तु शियाओबा, सीटू वानर, लिंग यानगक्सू, सू जियानचेन, गोट, बर्कशायर और कुछ अन्य लोग भी उपस्थित थे। वान टैंग इन लोगों से ज्यादा परिचित थे और पहले भी उनसे बातचीत कर चुके थे। इसलिए भले ही वे लीग ऑफ टैलेंट्स के शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए, फिर भी वान टैंग ने उन्हें खींचने का फैसला किया। वान टैंग, आपने हाल ही में काफी हलचल मचाई है। आपने लगातार 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं और सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा को हराया है। मैंने इसके बारे में सेकंड स्टेलर अकेडमी में भी सुना है। आप यहाँ प्रसिद्ध हो रहे हैं। जी हाओ चेन खुश थे कि वान टैंग ने उनसे संपर्क किया, हालांकि जल्द ही उनका स्वर अधिक चिंतनशील हो गया। यह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है, वान टैंग ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम एक दिन भी दिखावा न करो तो मर जाओगे? जी हाओ चेन अवाक रह गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वैसे भी तुमने बहुत सारे अंक अर्जित किए होंगे, है ना? रिकॉर्ड तोड़ने पर तुम्हें 30,000 अंक मिलते हैं। मैं अब बहुत गरीब हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा प्रायोजित कर सकते हो? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक व्यापारिक सौदा है। हम साथ मिलकर अंक कमा सकते हैं, वान टैंग ने रहस्यमय ढंग से कहा। अंक अर्जित करो। जी हाओ चेन की आंखें चमक उठी। बाकी लोगों की आंखें भी चमक उठी। वे वान टैंग और जी हाओ चेन के बीच की बातचीत सुन रहे थे और अब वे बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। वान टैंग, आप किस व्यवसाय की बात कर रहे हैं? टिमोथी ने पूछा। हम, हर कोई यहाँ है, जी हाओ चेन ने आश्चर्य से कहा। हम यहाँ काफी समय से हैं, तू शियाओबा ने मजाकिया लहजे में कहा। अरे छोटी खरगोश, तुम भी यहाँ हो? जी हाओ चेन को उसकी चिढ़ाने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दिलचस्पी से उसे परखा। मुझे वो घृणित नजर मत दो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों में गाजर डाल दूंगी। तो शियाओबा ने अपने सामने के दांत दिखाते हुए उग्रता से कहा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जी हाओ चेन ने अपनी छाती थपथपाई और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। हालांकि उसके अतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वसनीयता की कमी थी। हम्फ, बचकानापन, मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। तो शियाओबा ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। वान टैंग, इस आदमी को भगाओ। बचकानापन, वो सहयोग के लिए उपयुक्त साथी बनने के लिए बहुत अपरिपक्व है। यू क्यूक्यू ने इससे पहले तो शियाओबा और लेन कियानेक्ज्यू से बात की थी, इसलिए उन्हें उस व्यवसाय के बारे में कुछ समझ थी जिसके बारे में वान टैंग बात कर रहा था। हा, जब उन्होंने जी हाओ चेन को तो शियाओबा द्वारा तिरस्कृत होते देखा तो अन्य लोग जोर से हंस पड़े। जी हाओ चेन अवाक रह गए। एक छोटा खरगोश उसे तुच्छ समझता था। दूसरे पक्ष ने तो उसे बचकाना तक कह दिया। क्या मजाक! वो सबसे बचकानी इंसान थी, उसे बचकाना कहने की हिम्मत कैसे हुई? जी हाओ चेन जवाब देने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, वान टैंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ठीक है, चलो काम पर लगे। हाँ, यह सही है, चलो काम पर लग जाओ। मैं यहाँ के लोगों की तरह बचकानी नहीं हूँ। तो शियाओबा अपने बिस्तर पर बैठी थी, उसके चारों ओर गुलाबी रंग था, हर जगह गुलाबी खरगोश के आलीशान खिलौने थे। हालांकि जब उसने ये कहा तो वो जल्दी से सीधी बैठ गई और अपने हथेली के आकार के चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। जी हाओ चिन, उसे अब किसी को मारने का मन हुआ। जब लोगों ने उसके हताश भाव को देखा तो सभी चुपके से हंस पड़े। ठीक है, टूटू, उसे चिढ़ाना बंद करो। यू किकियाओ ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। ठीक है, चूंकि सिस्टर यू ने बोल दिया है, इसलिए मैं इस बार उसे जाने दूंगी। तो शियाओबा ने हंसते हुए कहा। वान टैंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इससे पहले मुझे किसी का परिचय देना चाहिए। उन्होंने ट्रेंट बोरेट की ओर देखा, जो चुपचाप एक तरफ बैठे थे और मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराया। एक ट्रंट, सभी लोग उत्सुकता से बोरेट को नाप रहे थे। ब्रह्मांड में ट्रेंट जातियां दुर्लभ थीं, विशेषकर शक्तिशाली जातियां। बोरेट का स्टार अकेडमी में प्रवेश पाना इस बात का संकेत था कि वो कमजोर नहीं था। इसके अलावा वान टैंग ही वो व्यक्ति था जिसने उसे उनसे मिलवाया था। उनके लिए अटकलें लगाना स्वाभाविक था। वान टैंग की तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। वान टैंग की मान्यता प्राप्त करने के लिए इस ट्रांत में कुछ अद्वितीय गुण होने चाहिए। सभी को नमस्कार, कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखना, बोरेट ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। सभी ने अपना अपना परिचय दिया। फिर वान टैंग ने मुख्य विषय शुरू किया। उन्होंने अकादमी के साथ व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया। गोलियां बनाओ, हथियार बनाओ और उन्हें बेच दो। अकादमी से व्यवसाय छीनना एक अच्छा विचार है। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। उनकी सांसें तेज हो गईं, मानो उन्हें अनगिनत बिंदु अपनी ओर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। वाह वान टैंग, तुम सच में एक महान भाई हो। तुम हमारे साथ इस अच्छे व्यवसाय को साझा कर रहे हो, जी हाओचेन ने कहा। वो लगभग रो पड़ा। सिर्फ वही जानता था कि हाल ही में वो आर्थिक रूप से कितना तंग था। अकादमी में हर जगह अंकों की जरूरत थी और जब उसने पहली बार प्रवेश लिया था तब उसे जो अंक मिले थे वे जल्दी ही खत्म हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहले कभी इतना गरीब नहीं रहा। बाकी लोग भी उत्साहित थे। वरिष्ठ छात्रों के लिए अंक अर्जित करना कभी भी आसान काम नहीं था।
नए छात्रों के लिए तो और भी मुश्किल। वान टैंग ने उनके लिए धन का मार्ग खोल दिया था। वे कैसे खुश नहीं हो सकते थे? क्या किसी को कोई आपत्ति है? वान टैंग ने पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं अंक अर्जित कर सकता हूँ तो सब कुछ ठीक है। जी हाओ चेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्या तुम कुछ सम्मान पा सकती हो? यू किकियाओ अवाक रह गई। यदि आपके पास अंक है तो आपको अपनी गरिमा की क्या आवश्यकता है? जी हाओ चेन ने हंसते हुए कहा। मैं तुमसे परेशान नहीं हो सकती। यू किकियाओ ने अपनी आंखें घुमाई। वो गंभीर हो गई और बोली, मुझे लगता है कि हमें कुछ और बात करनी चाहिए। उसके गंभीर चेहरे को देखकर सभी दंग रह गए। वान टैंग ने भी भौहें चढ़ाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यू किकियाओ क्या करने वाली है। उसने पहले कोई राय व्यक्त नहीं की थी। गोलियां बनाने और हथियार बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है, यू किकियाओ ने धीरे से कहा जब समूह ने उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। बाकी लोगों को तुरंत समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती थी। हालांकि इन वस्तुओं को बेचने से अर्जित अधिकांश अंक वान टैंग को मिलेंगे और हम केवल बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं और एक निश्चित प्रतिशत लेंगे। मेरा मानना है कि हमें सामग्री खरीदने के लिए भी कुछ अंक खर्च करने चाहिए। यू क्यूक्याओ ने कहा, इन वस्तुओं के लिए निश्चित रूप से खरीदार होंगे। हमें यहाँ महत्वपूर्ण लाभ मिल रहा है और बिना कुछ योगदान दिए बड़ी संख्या में अंक प्राप्त करना उचित नहीं होगा। इस बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह इतना गंभीर नहीं है। मुझे बिक्री के पहलू से निपटना पसंद नहीं है और आप सभी के लिए यह हिस्सा संभालना पूरी तरह से सही है। आप जनशक्ति का योगदान दें और कुछ अंक अर्जित करें। यह बिल्कुल उचित है। वान टैंग ने किसी और को बोलने का मौका देने से पहले ही कहा। वैसे भी उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिल रहा था और कोई घाटा नहीं था। बचाए गए अतिरिक्त समय का उपयोग वो अपनी खेती के लिए कर सकता था, जो अन्य लोगों के पास नहीं था। इसके अलावा उन्होंने इन लोगों को एक साथ बांधने के लिए ऐसा किया, जिससे उनका म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन बना। अब दिए गए उपकारों का भविष्य में बदला चुकाया जा सकता है। मुझे लगता है कि यू किकियाओ का सुझाव सही है। हमें कुछ अंक देने चाहिए। टिमोथी ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम ये हमारे प्रयास को दर्शाता है। मैं सहमत हूँ। जी हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं भी सहमत हूँ। लेन कियानेक्ज्यू ने शांति से सिर हिलाया और अपनी राय व्यक्त करने वाली तीसरी महिला थी। बाकी लोगों ने भी अपना रुख जाहिर किया, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। वे अच्छी तरह जानते थे कि अभी कुछ अंक अर्जित करने से बाद में अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वान टैंग को उम्मीद नहीं थी कि हर कोई सहमत होगा। किसी ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो काफी हैरान था। चूंकि सभी सहमत हो गए हैं, तो फिर हम भी इसी पर चलते हैं, ठीक है? यू किकियाओ ने वान टैंग की ओर देखा और मुस्कुराई। गंभीरता से वान टैंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया था। वान टैंग, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अभी यहाँ हर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो, इसलिए तुम्हें शायद कोई आपत्ति न हो। लेकिन भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, क्या वे सभी बस आकर मुफ्त में लाभ प्राप्त करेंगे? दुनिया में ऐसे अच्छे सौदे कहीं नहीं हैं, यू किकियाओ ने सख्ती से कहा। सिस्टर यू सही कह रही है बॉस, मैं सिस्टर यू से सहमत हूँ। वैड ने अपना हाथ उठाया। लाभ पाने से पहले प्रयास करने की जरूरत है। इस तरह हमारे पास कोई मुफ्तखोर नहीं होगा। यू किकियाओ ने कहा, हमें आगे बढ़ते हुए और अधिक विस्तृत नियम बनाने की जरूरत है, ताकि अन्य लोग हमारा फायदा उठाने से रोक सकें। ठीक है, तुमने सब कुछ कह दिया है। मुझे लगता है कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ। वान टैंग ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। इससे लाभ उठाने के बाद आप बिल्कुल मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। यू किकियाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि सभी लोग उसकी ओर अजीब भाव से देख रहे थे। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? यू किकियाओ ने उत्सुकता से पूछा। जब हम लोग वहां नहीं थे तो तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? C21 र ने पूछा। क्या हुआ? यू किकियाओ हैरान थी। फिर आप एक हाउसकीपर की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? जी हाओचेन ने यू किकियाओ और वान टैंग को एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा। देखो, हर कोई बता सकता है। C21 र मुस्कुराया। बकवास मत करो। क्या हाउसकीपर? मैं ऐसी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। यू किकियाओ को तुरंत समझ आ गया कि उनका क्या मतलब था। वो शर्मा गई और जल्दी से इनकार कर दिया। उसने समझाया, मैं सिर्फ पॉइंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। यह सही है, ये सिर्फ अंकों के लिए है। C21 र ने सिर हिलाया। यह सही है, हम समझते हैं कि आप ये सब अंकों के लिए कर रहे हैं। जी हाओचेन ने सिर हिलाया। यू किकियाओ, उसे लगा कि वो शायद अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएगी। कुछ कहो। उसने मुड़कर देखा तो वान टैंग के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कि वो इस तमाशे का आनंद ले रहा हो। इससे उसकी झल्लाहट तुरंत भड़क उठी। मैं घोड़े की तरह दौड़ता रहा और आपको नए विचार सुझाने में मदद करता रहा, और आप बस वहां बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अपमानजनक। इसमें समझाने की क्या बात है? मुझे लगता है कि एक हाउसकीपर अच्छा होता है।
मुझे एक की जरूरत है, वान टैंग ने बिना किसी शर्मिंदगी के जवाब दिया। चले जाओ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं बनना चाहती। यू किकियाओ का चेहरा लाल हो गया। हा, सभी लोग जोर से हंस पड़े। भाई वान टैंग, आप अद्भुत हैं। आपने पहले ही किकियाओ का दिल चुरा लिया है। C2 वान ने वान टैंग को एक सार्थक मुस्कान दी। वान टैंग, हमें कुछ सुझाव दीजिए। मैंने कई शानदार अकादमियों में कई खूबसूरत महिलाओं को देखा है। मुझे जल्दी से अपना कदम उठाना होगा। जी हाओ चेन ने कहा। यह बहुत सरल है, वान टैंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। सबका ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया, खास तौर पर लड़कों का। उनके कान खड़े हो गए और वे उसके जवाब का इंतजार करने लगे। हालांकि उन्होंने अपना चेहरा शांत बनाए रखा। आपको बस मेरे जैसा सुंदर चेहरा चाहिए, और सुंदरियां स्वाभाविक रूप से आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वान टैंग ने टिप्पणी की। मौन। एक पल के लिए सभी लोग अवाक रह गए, फिर वे जोर से हंसने लगे और मजाक में वान टैंग को डांटने लगे। बेशर्म, बेशर्म, वान टैंग, तुम बहुत मोटी चमड़ी वाले हो। तुमने देखा कि मेरी चमड़ी कितनी मोटी है? वान टैंग आश्चर्यचकित हुआ। वे मुख्य विषय पर लौटने से पहले कुछ देर तक हंसते रहे और एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। आप सभी इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जिसे आप अंकों के बदले में दे सकते हैं। ये सिर्फ मेरी गोलियों और हथियारों के बारे में नहीं है। हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं, और आप सभी उनका लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, गॉट, आप जहर के विशेषज्ञ हैं। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इसमें रुचि रखते हैं। जो व्यक्ति वस्तु का योगदान देगा, उसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। यही हमारे पारस्परिक सहायता संघ का सिद्धांत है। वान टैंग ने कहा। गॉट अब तक चुप था, लेकिन वान टैंग की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने पहले ये क्यों नहीं सोचा? यह अचानक जागृति जैसा था। जी हाओ चेन, टिमोथी और अन्य लोग विचार करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया हो। मुझे वापस आकर इस बारे में ध्यान से सोचने दीजिए, यू युआनरुई ने कहा। क्या मैं अपनी गाजर बेच सकता हूँ? तो शियाओबा ने पूछा। सबके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये युवती गाजर बेचने के बारे में कैसे सोच सकती है? कल्पना कीजिए कि युद्ध करते हुए योद्धाओं का एक समूह गाजर खा रहा है। ये कितना अनोखा दृश्य होगा। इस मुहावरा का क्या मतलब है? मेरी गाजर पोषक तत्वों से भरी हुई है। उन्हें खाने से आपकी शक्ति पुनः प्राप्त हो सकती है। वे कुछ गोलियों से भी अधिक प्रभावी हैं, और मैं उन्हें सस्ती कीमत पर बेच सकता हूँ। तो शियाओबा ने मुंह बनाया। शक्ति की पूर्ति। सभी लोग दंग रह गए। तो शियाओबा के हाथ में साधारण सी दिखने वाली गाजर के इतने फायदे थे? अगर यह शक्ति को पुनः भर सकता है और सामान्य गोलियों से बेहतर है, तो इसके लिए एक बाजार होगा। वान टैंग ने आश्चर्य से तू शियाओबा की ओर देखा और सिर हिलाया। मुझे पता था। तो शियाओबा इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। उसने गाजर को अपने हाथ में लेकर कुतरते हुए हंसते हुए कहा, मैंने उन्हें उगाने में बहुत मेहनत की है। मेरा एक प्रश्न है, वान टैंग ने कहा। आगे बढ़ो। तो शियाओबा को पूरा विश्वास था कि वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी। क्या मैं ये गाजर खाने के बाद पा दूंगा? वान टैंग ने पूछा। तो शियाओबा, पाद छोड़ना। अचानक उसे लगा कि उसके हाथ में जो गाजर थी, वो अब स्वादिष्ट नहीं रही। फफ। सभी लोग जोर से हंस पड़े। वान टैंग का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब था। वो तो शियाओबा से यह सवाल कैसे पूछ सकता था? उसके जैसा प्यारा खरगोश भी पाद नहीं सकता। तुम ही हो जो फौट कर रहे हो। तो शियाओबा की छाती गुस्से में ऊपर नीचे हो गई। उसने अपने दांत दिखाए और चाहा कि वो दौड़कर वान टैंग को काट ले। वान टैंग ने कहा, यह अच्छी बात है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि इससे बिक्री पर असर पड़ेगा। चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो शियाओबा ने अपना सिर घुमाकर यह दिखाया कि वो वान टैंग से बात नहीं करना चाहती। यह आदमी बहुत क्रोधित था। वान टैंग हंसा। उसे खरगोश को चिढ़ाना बहुत मजेदार लगा। इसके बाद बाकी लोग उत्साहपूर्वक चर्चा में शामिल हुए। अंक अर्जित करने के लिए विभिन्न विचारों पर विचार विमर्श किया। वे सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। सभी ने कुछ घंटों तक चर्चा की, जब तक कि आसमान काला नहीं हो गया। फिर उन्होंने अनिच्छा से दिन समाप्त करने का निर्णय लिया। वे जाने के लिए तैयार हो गए। सभी नियम और योजनाएं बनाने में समय लगेगा। उन्हें तुरंत पूर्ण नहीं किया जा सकता। वान टैंग राउंड बॉल से मदद मांग सकते थे। हालांकि उन्हें लगा कि सभी को सीधे तौर पर शामिल करने से उन्हें स्वामित्व का ज्यादा एहसास होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें खुद ही चर्चा करने और योजना बनाने देने का फैसला किया। वैसे हमारे म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन का नाम क्या है? जी हाओचेन ने जाने से पहले अचानक पूछा। ओह हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई नाम है। तो शियाओबा ने कहा। तुम्हारे पास कौन कौन से अच्छे नाम हैं? मुझे बताओ, वान टैंग ने बेपरवाही से कहा। हम उन्हें खरगोश गिरोह क्यों नहीं कहते? तो शियाओबा ने एक पल सोचा और हंस पड़ा। तुम इसे खरगोश की मांद क्यों नहीं कहते? वान टैंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई। अगर दूसरे लोग ये नाम सुनते तो उन पर हंसते। खरगोशों की मांद बढ़िया है, मुझे ये पसंद है। तो शियाओबा ने कहा। चुप रहो।
वांग टैंग अवाक रह गया। सब लोग हंस पड़े। तो शियाओबा वाकई खुशी का स्रोत थी। वो हमेशा सबको हंसाने में कामयाब रहती थी। हम इसे महान कियान एसोसिएशन क्यों नहीं कहते? यू युआनरुई की आंखों में चमक आ गई। यह अच्छा विचार नहीं है। भविष्य में अन्य गुटों के लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ग्रेट कियान एसोसिएशन बहुत अधिक क्षेत्र विशिष्ट है। टिमोथी ने बोरेट की ओर देखा और कहा, तुम सही हो। टिमोथी के याद दिलाने के बाद यू युआनरुई ने भी बोरेट की मौजूदगी को नोटिस किया। वो समझ गया और उसने यह विचार छोड़ दिया। प्रारंभ में वो महान कियान साम्राज्य के लिए कुछ लाभ हासिल करना चाहता था। आखिरकार अकादमी के भीतर गठित ऐसे गुटों का आमतौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, खासकर जब वांग टैंग जैसे किसी व्यक्ति द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। उनका मानना था कि यह ताकत बहुत आगे तक जा सकती है और भविष्य के लिए इसकी असीम संभावनाएं हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि इसका नाम महान कियान साम्राज्य के नाम पर रखा जाए। दुर्भाग्यवश इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि यह उचित नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस पर जोर देते। इसे महान संघ कहते हैं, वैड ने कहा, सभी महान जातियों का संघ। यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो शियाओबा ने जवाब दिया। ठीक है। वैड ने अपना सिर खुजलाया। तमाम चर्चाओं के बावजूद वे किसी नाम पर सहमत नहीं हो पाए। ये काफी मनोरंजक था कि कैसे एक ही नाम इतने सारे लोगों को परेशान कर सकता है। हम इसे नक्षत्र सोसाइटी क्यों नहीं कहते? वांग टैंग के पास व्यक्तिगत रूप से इस बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में उसने एक ऐसा नाम चुना जो याद रखने में आसान था। तारामंडल सोसाइटी। सबकी आंखें चमक उठी। ये नाम अच्छा है। चलो हम अपना नाम नक्षत्र सोसाइटी रखें। इस समूह के लोगों को शायद ही यह पता था कि आज उन्होंने जल्दबाजी में जो नाम चुना है वो भविष्य में ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक उल्लेखनीय विरासत छोड़ जाएगा। नक्षत्र समाज। वांग टैंग द्वारा सुझाया गया नाम अनगिनत तारों का अर्थ रखता था, जिसका अर्थ था कि नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड के तारों की तरह चमकेगा। भले ही वे शामिल होने से पहले इतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाए हो, लेकिन कॉन्स्टलेशन सोसाइटी का सदस्य बनने के बाद उनका उभरना निश्चित था। यह एक सुंदर आशीर्वाद था। यह नक्षत्र सोसाइटी के लिए वांग टैंग की आशा थी। हालांकि उन्होंने पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए, फिर भी नारे लगाने वगैरह की जरूरत थी। अन्य लोग जब इसका भव्य नाम सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यह नक्षत्र सोसाइटी प्रभावशाली और अद्भुत है। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण तो प्रक्रिया थी। यू किकियाओ, बोरेट और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वांग टैंग को थोड़ी शांति मिली। उसने एक पल सोचा और कुछ गोलियां बनाने का फैसला किया। यह नक्षत्र सोसाइटी की प्रारंभिक स्थापना थी। अब जरूरत इस बात की थी कि इसे अपना नाम बनाया जाए ताकि अन्य छात्र इस नई उभरती हुई शक्ति के अस्तित्व से अवगत हो सकें। वांग टैंग की कीमियागिरी में महारत के कारण अगर वो कुछ कम श्रेणी की गोलियां भी बनाता तो भी उनमें 80 से 90% तक औषधीय गुण होते। यह अकादमी में बिकने वाली गोलियों से बेहतर था। इसलिए जब तक ये गोलियां प्रचलन में रहेंगी, वे निश्चित रूप से शीघ्र ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगी। उस समय अकादमी में छात्र उनके पास उमड़ पड़ते थे। राउंड बॉल, क्या अकादमी में कोई ऐसी जगह है जहां तुम गोलियां बना सकते हो? वांग टैंग ने मन ही मन पूछा। यहाँ रहने के दौरान वे खेती के क्षेत्रों से तो काफी परिचित हो गए थे, लेकिन वे अभी तक कीमिया और लोहारी क्षेत्रों से परिचित नहीं थे। यह अकादमी के उत्तर पश्चिम में है। आप अंतरिक्ष यान में सवार हो सकते हैं और मैं आपको सीधे वहां ले आऊंगा, राउंड बॉल ने कहा। वांग टैंग ने सिर हिलाया। वो जागीर से बाहर चला गया और अंतरिक्ष यान में सवार हो गया। अंतरिक्ष यान राउंड बॉल के नियंत्रण में उड़ान भरी और अकादमी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। उत्तर पश्चिम दिशा में वांग टैंग की आंखों के सामने ज्वालामुखियों के समूह दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक ज्वालामुखी से धुएं का मोटा गुबार निकला जो आकाश में इकट्ठा हो गया, जिससे क्षेत्र पर गहरा लाल रंग छा गया और भीषण गर्मी फैल गई। अंतरिक्ष यान ज्वालामुखी समूह के बाहर उतरा। वांग टैंग अंतरिक्ष यान से बाहर निकला और अपने आसपास के वातावरण का और भी स्पष्ट रूप से निरीक्षण किया। औषधीय जड़ी बूटियों की सूक्ष्म सुगंध मन को तरोताजा कर रही थी। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि अकादमी में काफी कीमियागर है, वांग टैंग ने कहा। कुछ ही नहीं, मैंने इस पर गौर किया है। 7 तारकीय अकादमियां समय समय पर ब्रह्मांड भर से कीमिया प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करती हैं। इतना ही नहीं, वे लोहारों और रून मास्टर्स की भी तलाश करते हैं। बस ये है कि यह लीग ऑफ टैलेंट्स जितना ध्यान आकर्षित नहीं करता है, राउंड बॉल ने समझाया। मैं समझ गया। वांग टैंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। वो मुस्कुराया और बोला, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं लीग ऑफ टैलेंट्स में भाग नहीं लेता तो भी मुझे इन रास्तों से अकादमी में प्रवेश मिल सकता है? राउंड बॉल ने कहा, यह एक जैसा नहीं है। कीमियागर, लोहार आदि के रूप में भर्ती होने पर आपको वो उपचार नहीं मिलेगा जो मार्शल आर्टिस्ट को मिलता है। फोकस अलग होगा। ठीक है। वांग टैंग ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान वहीं रखा और ज्वालामुखी की ओर उड़ चले। अकादमी के कीमिया कक्ष और लोहारी स्टूडियो ज्वालामुखियों के भीतर स्थित थे। अकादमी ने ज्वालामुखियों की लावा शक्ति का उपयोग कीमिया प्रक्रियाओं और फोर्जिंग के लिए एक विशेष तरीके से किया। कीमियागरों के लिए कुल 9 ज्वालामुखी निर्धारित थे, जिनकी संख्या 1 से 9 तक थी। ज्वालामुखी क्रमांक 1 से क्रमांक 3 का उपयोग ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के कीमियागरों द्वारा किया जा सकता है। ज्वालामुखी क्रमांक 4 से क्रमांक 6 ग्रैंडमास्टर कीमियागरों के लिए था। जहां तक 7 से 9 नंबर के ज्वालामुखी का सवाल है, इसका उपयोग केवल ग्रैंडमास्टर कीमियागर और उससे ऊपर के लोग ही कर सकते हैं। इन 9 ज्वालामुखियों में मौजूद ज्वालाओं की शक्ति अलग अलग स्तर की है तथा उनका आकार उनकी ताकत को दर्शाता है। यहां तक कि ज्वालामुखी नंबर 1 भी हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और हजारों मीटर ऊंचा था। इसका शिखर आंखों से दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता है कि अकादमी में ग्रैंडमास्टर कीमियागर और उससे भी ऊपर के लोग हैं। वान टैंग की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसने आखिरी 3 ज्वालामुखियों को देखा। बेशक 7 तारकीय अकादमियां बहुत शक्तिशाली है। आपको क्या लगता है कि अकादमी में दिव्य स्तर की गोलियां कहां से आईं? राउंड बॉल ने मन ही मन कहा। दिव्य स्तर ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर है, वान टैंग ने कहा। एक समय था जब ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचना उसे दूर की बात लगती थी। पृथ्वी पर कोई ग्रैंडमास्टर नहीं थे। जिंगवू महाद्वीप पर भी केवल मास्टर गोरलिन ही आधे चरण के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच पाए थे। उन्हें अभी वो अंतिम कदम उठाना बाकी था। इस प्रकार वान टैंग के पास आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद वो तेजी से ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच गया और पहले से ही ग्रैंडमास्टर स्तर के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। वो उन गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता था जो 6ठे ग्रैंडमास्टर स्तर या उससे अधिक थी। अतीत में वो इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था। अब वो दिव्य स्तर का पीछा करने के लिए योग्य था। बहुत जल्द ही वो दहलीज पार कर जाएगा और एक वास्तविक कीमिया संत बन जाएगा। कीमिया संत। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कीमिया संत अत्यंत दुर्लभ और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें सामान्य परिस्थितियों में शायद ही कभी देखा जाता था। स्थिति के संदर्भ में कीमिया संत शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा कीमिया संतों को अपना वीआईपी मानते थे। वे उन्हें आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं पर केवल कीमिया संतों द्वारा बनाई गई दिव्य स्तर की गोलियों का ही प्रभाव था। यहां तक कि ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों का भी उन पर नगण्य प्रभाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य स्तर की गोली और महागुरु स्तर की गोली के बीच कुछ मौलिक अंतर है। बेशक वान टैंग को इन विवरणों के बारे में अस्थायी रूप से जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि दिव्य स्तर पर पहुंचने और कीमिया संत बनने के बाद ही उसे अंतरों की समझ आए। हालांकि उसे अभी भी कुछ बुनियादी जानकारी पता थी। उदाहरण के लिए कीमिया संत बनने के लिए उसे पहले ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा बनना था। ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा बनना प्रथम से तृतीय श्रेणी का कीमिया संत बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, यदि वो एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा बन गया तो वो अधिक से अधिक प्रथम से तीसरे दर्जे की दिव्य स्तर की गोलियां बना सकता था। कीमियागर के स्तर का वर्गीकरण हमेशा सीधा नहीं था। यह इस बात से निर्धारित होता था कि कोई व्यक्ति किस ग्रेड की गोलियां परिष्कृत कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप तीसरी श्रेणी की गोली बना सकते हैं तो आपको तीसरी श्रेणी का कीमियागर माना जाएगा। हालांकि वान टैंग थोड़ा खास था। वो केवल 6ठे ग्रैंडमास्टर स्तर पर था, लेकिन वो 7वें ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां बना सकता था, जैसे कि उसने अतीत में 1000 घास अमृत बनाया था। इस वजह से ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोग उन्हें 7वें स्तर का ग्रैंडमास्टर कीमियागर मानते थे। वान टैंग जब इस बारे में सोचा तो मुस्कुरा उठे। अफसोस है कि मैं उन आखिरी 3 ज्वालामुखियों में प्रवेश नहीं कर सकता। अन्यथा मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ विशेष कीमिया गुण वाले बुलबुले ढूंढ सकता हूं। वान टैंग ने मन ही मन सोचा। 7, 8 और 9 ज्वालामुखी केवल दिव्य स्तर के कीमियागरों के लिए सुलभ थे। वे पवित्र भूमि थे। भले ही वान टैंग अब एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर था, फिर भी उसे प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। वान टैंग ज्वालामुखी संख्या 6 पर उतरा। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसे अपने पैरों के तलवों से झुलसती हुई सनसनी महसूस हुई। यदि उनका शरीर मजबूत न होता तो जमीन का तापमान ही उनके पैरों को अपन करने के लिए पर्याप्त होता। फिर भी इस वातावरण में विभिन्न अजीब फूल और पौधे अभी भी उसके चारों ओर पनप रहे थे। उनमें से कई आग की लपटों जैसे लाल रंग के थे। ज्वालामुखियों के चारों ओर कई तरह की संरचनाएं बिखरी हुई थीं। इन ज्वालामुखियों पर रून सरणियां खुदी हुई थीं, जो किसी भी विस्फोट को रोकती थीं, इसलिए उनके ऊपर बनी इमारतों से कोई सुरक्षा जोखिम नहीं था। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक भव्य हॉल था जो किसी दफ्तर जैसा दिखता था। इन ज्वालामुखियों के विशाल आकार को देखते हुए वहां कई इमारतों के लिए काफी जगह थी। वान टेन ने भव्य हॉल में प्रवेश किया और देखा कि कई आकृतियां इधर उधर घूम रही हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वैसे मेरा नाम लिन कियान है।
आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। अकादमी की वर्दी पहने एक युवती मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और पूछा, मैं गोलियां बनाने के लिए एक कीमिया कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ। वान टैंग ने दूसरे पक्ष का आंकलन किया। वो एक वरिष्ठ बहन लग रही थी, जो आश्चर्यजनक नहीं था। अकादमी में कई लोग अंक अर्जित करने के लिए कार्य करते थे, इसलिए उसने उसे अपना इरादा स्पष्ट रूप से बताया। एक कीमिया कमरा किराए पर लें। लिन कियान ने आश्चर्य से अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा। क्या वो एक महान कीमियागर थे? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। वो बहुत छोटा था। आमतौर पर केवल ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर और उससे ऊपर के कीमियागर ही 7वें ज्वालामुखी पर कीमियागर कमरे किराए पर लेंगे। यदि आप 7वें स्तर और उससे नीचे की गोलियां बनाना चाहते हैं, तो आप अन्य ज्वालामुखियों पर जाकर देख सकते हैं। वहां आवश्यक अंक कम होंगे। लिन कियान ने विनम्रतापूर्वक सलाह दी। उसके शब्द चतुराईपूर्ण थे, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने खड़ा युवक शायद नया है और उस स्थान से परिचित नहीं है। आखिरकार वो पहले भी कई बार ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर चुकी थी। उसे लगा कि वान टैंग शायद कोई नया छात्र होगा जिसे लीग ऑफ टैलेंट्स के जरिए दाखिला मिला है। हालांकि उसके पास कीमियागर की प्रतिभा थी, जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि मैं सही जगह पर हूँ, वान टैंग ने शांति से उत्तर दिया। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। लिन कियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि चूंकि वान टैंग बोल चुका था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने दिल में आश्चर्य को दबा लिया और वान टैंग को भव्य हॉल में ले आई। चलते समय उसने पूछा, क्या तुम इस साल नए छात्र हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, मैं वास्तव में एक नया छात्र हूँ। वान टैंग को नहीं लगा कि वो बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो अब काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अकादमी बहुत बड़ी थी, लेकिन बहुत से लोग उसे जानते थे। यह वरिष्ठ बहन शायद उसका चेहरा पहचानती थी, लेकिन उसे कुछ खास समझाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लिन कियान सिर्फ पूछना चाहती थी और ज्यादा जानकारी देने की योजना नहीं बना रही थी। उसने जल्दी से वान टैंग को एक मशीन के पास ले जाकर कहा, यहाँ खाली कीमिया कमरे सूचीबद्ध हैं। बस एक पर क्लिक करें, अंक का भुगतान करें, और आपको इसका उपयोग करने का अधिकार होगा। वैसे ये प्रतिदिन 100 अंक है। 100 अंक प्रतिदिन। वान टैंग ने मन ही मन कोसा। ये कीमिया कमरा सस्ता नहीं था। लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा। ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर की गोली की कीमत 10,000 अंक होगी। उस दृष्टि से ये कीमत उचित लगी। मुझे इन 100 अंकों को लागत में शामिल करना होगा, वान टैंग ने खुद से गुस्से में सोचा। फिर लिन कियान के मार्गदर्शन में उसने एक कीमिया कमरा किराए पर लिया। तो आप वान टैंग हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपको थोड़ा परिचित पाता हूँ। लिन कियान ने मशीन पर होलोग्राफिक डिस्प्ले में वान टैंग का नाम देखा और आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ बहन, कृपया बहुत ऊंची आवाज में मत बोलिए। अगर दूसरे लोग आपकी बात सुन लेंगे तो बुरा होगा, वान टैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। लिन कियान उलझन में था। वो इतना गुप्त क्यों था, मानो वो कुछ संदिग्ध कर रहा हो। वान टैंग ने बताया, मैं नहीं चाहता कि बहुत अधिक लोग मेरे आसपास भीड़ लगाएं। मैं समझ गई। लिन कियान ने बार बार सिर हिलाते हुए महसूस किया। वो थोड़ी शर्मीली लग रही थी। वो जानती थी कि इस जूनियर ने अब काफी नाम कमा लिया है। अगर दूसरे लोगों ने उस पर ध्यान दिया तो परेशानी होगी। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, उसने तुरंत उसे आश्वस्त किया। धन्यवाद, वान टैंग ने सिर हिलाया और चला गया। उसे गोलियां बनाने की जल्दी थी, इसलिए वो यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वरिष्ठ व्यक्ति आकर्षक था, लेकिन वान टैंग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सुंदर चेहरे के कारण स्थिर हो जाते। ठीक है, क्या तुम कोई जगह ढूंढ सकते हो? क्या तुम्हें वहां तक लाने की जरूरत है? वान टैंग की पहचान जानने के बाद लिन कियान थोड़ी ज्यादा उत्साहित लग रही थी, खासकर तब जब उसे पता चला कि वो एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर है। वो उसे और भी ज्यादा जानना चाहती थी। एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर एक चलता फिरता एटीएम था। क्या आपको कोई सामग्री या जड़ी बूटी खरीदने की जरूरत है? हमारे पास वे सब यहाँ हैं। नहीं, मेरे पास काफी सामग्री है, जब खत्म हो जाएगी तो मैं और खरीद लूंगा, वान टैंग ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। इस बिंदु पर उसे अपनी दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ परियों द्वारा अंतरिक्ष खंड में विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना काफी उपयोगी साबित हुआ। यदि वो ये सामग्री अकादमी से खरीदता तो निश्चित रूप से उसके बहुत सारे अंक खर्च होते, जो कि व्यर्थ होता। बेशक हर कोई ब्रह्मांड के स्तर पर उसके जैसा स्पेस फ्रैगमेंट नहीं रख सकता। उसने अपना आध्यात्मिक क्षेत्र भी विकसित किया और उसे संभालने में मदद करने के लिए फूलों की परियों का एक समूह भी था। स्थानिक क्षेत्र का निर्माण और आध्यात्मिक क्षेत्रों की खेती दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य थे। अधिकांश लोग ऐसे कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, नहीं उनके पास ऐसे प्रयासों में शामिल होने का समय होगा। इसलिए बहुमत को अकादमी के नियमों का पालन करना पड़ा। लिन कियान ने वान टैंग को जाते हुए देखा और उसे अफसोस हुआ। वो कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। अरे नहीं, मैं संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करना भूल गया। वो खुद से निराश होकर ताली बजाने लगी। अभी भी तलाश कर रहे हो?
वो तो जा चुका है। इस समय किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाया। लिन कियान लगभग डर के मारे उछल पड़ी। दूसरी पार्टी चुपचाप चली गई ताकि वो उसे नोटिस न करे। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बहुत डरा दिया है। नवागंतुक एक लंबी और सुंदर महिला थी, लिन कियान की एक परिचित मित्र। वे आमतौर पर अंक अर्जित करने के लिए यहाँ एक साथ काम करते थे। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य अंक अर्जित करना नहीं था, बल्कि कुछ कीमियागरों से परिचित होना था। यदि वान टैंग ने अभी ध्यान से देखा होता तो उसने देखा होता कि इस भव्य हॉल में अधिकतर कर्मचारी आकर्षक महिलाएं थीं। अभी अभी वो कौन था? वो काफी सुंदर लग रहा था। मुझे लगता है कि उसने आपकी आत्मा चुरा ली है, लंबे और सुंदर सीनियर ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपको बता दूं, वो था। लिन कियान ने दूसरे पक्ष को एक तरफ खींच लिया और दोनों धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे। वो वान टैंग को पहले दिए गए आश्वासनों को भूल चुकी थी। शायद उसे लगा कि यह सिर्फ दोस्त के साथ साझा करने वाली बात है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सचमुच यह वही है। लंबी और खूबसूरत सीनियर बहन हैरान थी। तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो कोई ग्रैंड मास्टर कीमियागर है। कमाल है। शायद हम इस बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति हैं। आप सही कह रहे हैं। हालांकि यह अभी भी एक सवाल है कि क्या वो ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बना सकता है। मुझे संदेह है, लिन कियान ने चमकती आंखों से कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो यहाँ गोलियां बनाने आया है, लोगों को धोखा देने नहीं। अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वो यहाँ आकर अंक क्यों बर्बाद करेगा? लंबी और सुंदर वरिष्ठ बहन ने कहा। आपकी बात सही है, लिन कियान ने सोच समझकर सिर हिलाया। इसलिए आपको जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है, जबकि अन्य लोग अभी भी अंधेरे में हैं। लंबे और सुंदर वरिष्ठ ने सलाह दी। क्या मैं पालने को नहीं लूटूंगी? लिन कियान शर्मा गई। हालांकि यह उसकी योजना थी, लेकिन वान टैंगो उससे बहुत छोटा था। उसे आगे बढ़ना मुश्किल लगा। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसे मुझे दे दो। मैं शर्मीला नहीं हूं, लंबी और सुंदर सीनियर ने चिढ़ाते हुए कहा। सचमुच, क्या हम अब भी सबसे अच्छे दोस्त हैं? लिन कियान ने झल्लाहट में आह भरी। इसमें क्या गलत है? मैं अंकों के लिए खुद को बेचने को तैयार हूँ। मैं उम्र की परवाह क्यों करूंगी? लंबी और खूबसूरत सीनियर बहन ने बेपरवाही से कहा। तुम सही हो, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमारे साथ आए कई लोग पहले ही ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच चुके हैं। फिर भी हम अभी भी स्वर्ग स्तर पर ही हैं। अगर हम जल्दी सुधार नहीं करते हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। लिन कियान की आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ चमक थी। मार्शल योद्धा जो स्टेलर अकादमियों में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी महत्वाकांक्षी लोग थे। यद्यपि लिन कियान और लंबे और सुंदर सीनियर ने अधिक अंक प्राप्त करने के लिए इस पद्धति को चुना, लेकिन उन्होंने ऐसा अपनी महत्वाकांक्षा के कारण किया। मुझे लगा कि मेरे पास एक मौका है। लंबी और खूबसूरत वरिष्ठ बहन ने आह भरी। उसकी सहेली ने सबसे पहले वान टैंग को खोजा। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि वे इस तरह की किसी भी चीज को अपने बीच नहीं आने देंगे, खासकर ये देखते हुए कि वे तुच्छ व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, ठीक है। अगर अगली बार कोई अच्छा होगा तो मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, लिन कियान ने हंसते हुए कहा। देखो, तुम कितने प्रसन्न हो, लंबी और सुंदर वरिष्ठ बहन ने चंचल स्वर में उत्तर दिया। मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बिना कुछ कहे चला गया और मेरी तरफ देखा भी नहीं, लिन कियान ने उदास होकर कहा। सचमुच, वो तुम्हारी जैसी सुंदरी की ओर देखता भी नहीं। क्या वो वही अनजान और सीधा साधा आदमी है? लंबी और सुंदर बड़ी बहन आश्चर्यचकित हुई। आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? लिन कियान हंसी और आंसुओं के बीच फंस गई थी। किसी भी तरह आपको इसे आजमाना चाहिए। आपके आकर्षण के साथ यह एक कोशिश के लायक है, लंबे और सुंदर वरिष्ठ ने सलाह दी। अगर यह काम नहीं करता है तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, लिन कियान ने सिर हिलाया। वान टैंग को नहीं पता था कि वो एक संभावित शिकार बन गया है। वो ज्वालामुखी पर एक कीमिया कक्ष के बाहर पहुंचा। कीमिया कक्ष कुछ हद तक पहाड़ की ढलान में आधा धंसा हुआ विला जैसा दिखता था। एक तरफ खुला हुआ था और दूसरी तरफ चट्टान में समाया हुआ था, जिससे इसे एक अनोखा आकर्षण मिला। वान टैंग को कीमिया कक्ष में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। विशेषता बुलबुले। यहाँ वास्तव में कई विशेषता बुलबुले थे। प्रत्येक कीमिया कक्ष में एक रून सरणी होती थी जो बाहर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाती थी, जिसे बाहरी लोगों से किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन वान टैंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ किया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने महीन धागे बनाए, रून सरणी में अंतराल से फिसलते हुए और शोधन कक्ष में प्रवेश किया। उसने जल्दी से विशेषता बुलबुले एकत्र किए और फिर जल्दी से भाग निकला, ठीक वैसे ही जैसे एक चालाक छोटा चूहा नाश्ता चुरा रहा हो। कीमिया तारांकन 100 कीमिया 120 येन यान ड्रैगन एसेंस पिल 1 हो येन यान ड्रैगन एसेंस पिल। वान टैंग ने अचानक अपने मन में कहा। अचानक उसके दिमाग में एक गोली का नुस्खा आया।
वो ऐसी दवा थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। यिन यान ड्रैगन एसेंस गोली, एक ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली। वान टैंग ने करीब से देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो चकित रह गया। यह एक सर्वोच्च ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली थी। सर्वोच्च श्रेणी की गोली क्या थी? आमतौर पर गोली के हर स्तर को 9 रैंक में विभाजित किया जाता था। 9वीं रैंक के ऊपर सर्वोच्च रैंक होती थी। ये ग्रैंडमास्टर स्तर और दिव्य स्तर के बीच की गोली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महान कीमियागर इस गोली को बना सकते थे। लेकिन सर्वोच्च रैंक की गोलियां अत्यंत दुर्लभ थीं। ये नुस्खे भी बहुत कीमती थे। ज्यादातर लोगों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और यहां तक कि सेकेंडरी करियर अलायंस के भीतर भी सर्वोच्च रैंक की गोलियों के फॉर्मूले दुर्लभ थे। यदि वान टैंग को सेकेंडरी करियर अलायंस से सर्वोच्च रैंक की गोली का फॉर्मूला प्राप्त करना होता, तो इसके लिए उसे काफी कीमत चुकानी पड़ती। उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि उसे तार्कीय अकादमी के कीमिया क्षेत्र में सर्वोच्च रैंक की गोली के लिए डैन का नुस्खा मिल जाएगा। नुस्खे के परिचय के माध्यम से वान टैंग ने यिन यान ड्रैगन एसेंस गोली के उपयोग को समझा। इसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ। यिन यान ड्रैगन एसेंस पिल एक ऐसी गोली थी जो एक मार्शल योद्धा की संतान की प्रतिभा को बढ़ा सकती थी। इसका उपयोग नर और मादा के मिलन के दौरान किया जाना था। फिर सार मां के शरीर में प्रवेश करेगा, जीवन के गर्भाधान के दौरान प्रभावी होगा। इस गोली के सेवन के बाद पैदा होने वाले बच्चे में अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभा होगी तथा उसके माता पिता दोनों की प्रतिभाएं विरासत में मिलने की संभावना अधिक होगी। युद्ध योद्धाओं के लिए वे जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, संतानोत्पत्ति करना उतना ही अधिक कठिन होता है। यिन यान ड्रैगन एसेंस पिल के 2 मुख्य तत्व यिन यान ड्रैगन के स्टार कोर थे। यिन और यान की संयुक्त शक्तियां गर्भधारण की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। वान टैंग इस गोली के असर से वाकई हैरान था। यह वाकई अजीब था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह गोली कौन बना रहा है। यदि मौका मिले तो उसे उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए वान टैंग ने विशेषता बुलबुले उठाना जारी रखा। पहली बार सफलता का स्वाद चखने के बाद वान टैंग को उम्मीद की एक किरण दिखी। यह एक अजीबोगरीब असर वाली गोली थी, लेकिन फिर भी यह सर्वोच्च दर्जे की गोली थी। कौन जानता है, शायद उसे और भी गोलियों के नुस्खे मिल जाएं। कीमिया तारांकन 80 कीमिया 150 कीमिया 110। वान टैंग की कीमियागिरी कौशल में तेजी से सुधार हुआ। उसने जितने भी कीमियागिरी गुण एकत्रित किए थे, वे सभी 7वें ग्रैंडमास्टर स्तर के कीमियागरों और उससे ऊपर के लोगों से थे। इसलिए वे सभी वान टैंग के लिए फायदेमंद थे। दुर्भाग्यवश दूसरी गोली का पर्चा नहीं आया। वो निराश हो गया। इस समय तक वान टैंग को बहुत ज्यादा नुस्खे नहीं मिले थे। ऐसा लगता था कि नुस्खे पाना भी किस्मत पर निर्भर करता था। विशेषता बुलबुले उठाने के बाद उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। अल्केमिस्ट 8500 बटा 10,000 ग्रैंडमास्टर। मैं अब 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर के समान हूँ। वान टैंग मुस्कुराया। पलक झपकते ही वो 6ठे स्थान से 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गया। यह अनुभूति वाकई रोमांचकारी थी। वो अधिक देर तक नहीं रुका और दरवाजे की ओर चला गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राउंड बॉल ने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर चला गया। इस कीमिया चैम्बर का डिजाइन उपयोगकर्ता के अनुकूल था। इसका आधा हिस्सा विभिन्न विश्राम क्षेत्रों के साथ एक आवासीय क्षेत्र जैसा दिखता था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा पहाड़ में समाहित वास्तविक कीमिया कार्यस्थल था। वान टैंग ने कीमिया कार्यस्थल में प्रवेश करने से पहले विश्राम क्षेत्र पर नजर डाली। कक्ष अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जिसके बीच में अग्निकुंड बना हुआ था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसे नीचे से एक तीखी गर्मी निकलती हुई महसूस हुई। हालांकि ये गर्मी वान टैंग के लिए ज्यादा काम की नहीं थी। वो अपनी दिव्य लपटों का उपयोग गोलियां बनाने के लिए करने की योजना बना रहा था। एक व्यापक इशारे के साथ ब्लैक उल्कापिंड भट्टी आग के गड्ढे पर उतरी। वान टैंग एक क्रॉस लेग्ड स्थिति में बैठ गया और उसके सामने सामग्री की एक सरणी रखी। उसने गोलियां बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कीमिया कक्ष में वान टैंग ने एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को नियंत्रित किया, जिससे ये ब्लैक उल्कापिंड भट्टी को घेरने लगा। हरी लौ काली भट्टी के साथ बिल्कुल विपरीत थी। भट्टी के अंदर कई गोल और चिकनी गोलियां तैर रही थीं, जो एक हरे रंग की चमक बिखेर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि 1000 घास का अमृत था, जिसे वान टैंग ने पहले यूमिंग ग्रह पर बनाया था। इस प्रकार की गोली शरीर के भीतर छिपी चोटों को हटाने में काफी प्रभावी थी, जिससे ये लगभग हर योद्धा के लिए उपयुक्त थी। चूंकि वान टैंग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसे कुछ विशेष रूप से अनोखे अमृत बनाने की आवश्यकता थी। इन गोलियों को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत थी, वे पिछली बैच की बची हुई थीं। वान टैंग को उन्हें खरीदने के लिए कोई अंक खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत ज्यादा गोलियां भी नहीं बनाएगा। शायद एक भट्टी से सिर्फ 1 दर्जन गोलियां ही बना पाएगा। इतना काफी होना चाहिए। दुर्लभ वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, बहुत अधिक होने पर उनका मूल्य कम हो जाता है। 1000 घास अमृत बनाने के बाद वह 9 सार आत्मा जमाव गोली और जुवान्यांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली बनाएगा।
ये सभी ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां थीं जिन्हें वह जानता था और बाहर मिलना मुश्किल था। उसने एक नज़र डाली थी। अकादमी के ट्रेजर पवेलियन में बहुत सी गोलियां थीं, लेकिन ये नहीं। इसलिए उसे यकीन था कि इनकी मांग होगी। बहुत से लोग इन्हें खरीदने में दिलचस्पी लेंगे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सेकेंडरी करियर अलायंस का आधार बहुत मजबूत था। उनकी शीर्ष स्तरीय गोली प्रिस्क्रिप्शन रिजर्व स्टार अकादमियों के बराबर थी। जहां तक साधारण गोली के नुस्खों का सवाल है, तो वे स्टार अकादमियों से काफी आगे निकल गए। आखिरकार सेकेंडरी करियर अलायंस एक ऐसा संगठन था जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए था। लगभग सभी सेकेंडरी प्रोफेशन के व्यवसाय इसमें शामिल होना चाहते थे। इसलिए उनके पास जो नुस्खे होंगे वे भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल जो वांग टेन को अभी मिली है, वह सेकेंडरी करियर अलायंस में मौजूद नहीं हो सकती है। ये नुस्खा बेहद दुर्लभ था। इस समय वांग टैंग आधे दिन से कीमिया कक्ष में था। हजार घास अमृत लगभग पूरा हो चुका था। यह अंतिम चरण में था। वांग टैंग की गोली बनाने की सफलता दर न केवल ऊंची थी, बल्कि उसकी गति भी बहुत तेज थी। जबकि दूसरों को एक ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बनाने में कई दिन और कुछ 100 अंक लगते थे, वांग टैंग को केवल 100 नहीं, रुको, 50 अंक चाहिए थे। ये काफी किफायती था। अब जबकि वो 8वें ग्रैंडमास्टर स्तर तक आगे बढ़ चुका था, वो अपने पिछले प्रयास की तुलना में 1000 ग्रास एलिक्सिर बनाने के लिए आवश्यक समय को 1 घंटे से अधिक कम करने में सफल रहा। हाँ, अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपनी आंखें खोली और सामने जलती हुई भट्टी को देखा। ये बाहर आ रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सिर के ऊपर की छत तुरंत खुल गई। आसमान में काले बादलों की परतें दिखाई देने लगी थीं। उनके बीच बिजली चमक रही थी, मानो चांदी के सांप नाच रहे हों। उन्होंने पूरे इलाके को ढक लिया था। आसपास मौजूद लोगों के लिए ऐसा दृश्य अपरिचित नहीं था। ज्वालामुखियों के पास अक्सर बिजली गिरने की घटनाएं होती रहती थीं। यह एक सामान्य घटना थी। धमाका! अचानक कीमिया कक्ष से, जहां वांग टैंग बैठा था, पन्ना हरे रंग की रोशनी का एक स्तंभ आसमान में उड़ गया। बल का तीव्र उतार चढ़ाव चारों ओर फैल गया। गोली की खुशबू हवा में फैल गई। ज्वालामुखी के आसपास का वातावरण भर गया। कई लोग इस गंध के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गए। कितनी तेज गोली की खुशबू है! ये कौन सी गोली है? इसकी एक घूंट लेने से ही मुझे ताजगी महसूस होती है। मेरा शरीर शुद्ध हो जाता है। ये गोली कम से कम 7वें या 8वें ग्रैंडमास्टर स्तर की है। यह असाधारण है। कई महान कीमियागर जो आराम कर रहे थे, अपने कमरे की छत पर चले गए और प्रकाश के स्तंभ को देखने लगे। यहां तक कि कार्यालय हॉल में मौजूद कर्मचारी भी देखने के लिए बाहर आ गए। क्या किसी को पता है कि किस ग्रैंडमास्टर ने ये कीमिया कक्ष किराए पर लिया है? किसी ने पूछा। मुझे नहीं पता। उसने मुझसे इसे किराए पर नहीं लिया। ये कमरा 085 जैसा दिखता है। मुझे याद है कि आज सुबह ये खाली था। सभी लोगों ने भ्रम में अपना सिर हिलाया, सिवाय एक महिला के जो आश्चर्यचकित और अविश्वास में दिख रही थी। कियान, कियान, क्या हुआ? उसके बगल में खड़ी एक लंबी छात्रा ने पूछा। बहन मेंग, वो कीमिया कक्ष वही है जिसे मैंने आज सुबह किराए पर लिया था, लिन कियान ने अनिश्चितता के साथ कहा। पहले तो उसे यकीन था, लेकिन जब उसने रोशनी का उठता हुआ स्तंभ देखा तो उसे यकीन करना मुश्किल हो गया और उसे शक होने लगा कि क्या उसने सही याद किया है। वांग टैंग केवल आधे दिन के लिए अंदर था और वो एक ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसके आसपास कीमियागरों की चर्चाओं को देखते हुए, ये गोली 7वें स्तर की और ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर की गोली थी। क्या वो गोलियां बनाने के बजाय आटे की गेंदें बना रहा था? चाहे वो इसके बारे में कैसे भी सोचे, उसे ये कुछ हद तक असंभव सा लगा। कौन सा? यांग मेन नाम की लंबी और खूबसूरत महिला ने आश्चर्य से पूछा। उसे अभी तक समझ नहीं आया था। तुम्हें पता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? लिन कियान ने वांग टैंग का नाम जोर से नहीं कहा। उसने इधर उधर देखा और आवाज में बोलना जारी रखा। यह वांग टैंग है। वांग टैंग। यांग मेन के गुलाबी होंठ थोड़े से खुले और उसके सुंदर चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। वो लगभग नाम बोल ही देती, लेकिन सौभाग्य से वो समय रहते अपना मुंह ढकने में कामयाब रही और केवल आवाज के माध्यम से ही बोल पाए। यह सही है। लिन कियान ने सिर हिलाया और आवाज संचरण का उपयोग करके उत्तर दिया। क्या तुम्हें यकीन है? यांग मेन ने अपनी लार निगल ली और अविश्वास में पूछा। मैं अब थोड़ा अनिश्चित हूँ, लिन कियान ने कड़वी मुस्कान दी। हाँ, तुम सही हो। यांग मेंग अजीब तरह से हंसी। वो लिन कियान की चिंता को समझ सकती थी। किसी को भी संदेह हो सकता था कि उन्होंने गलत सुना है। क्यों न हम एक बार देख लें? उसने कुछ विचार करने के बाद सुझाव दिया। तो फिर मुझे देखने में मदद करो। लिन कियान ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। यांग मेंग ने अंगूठा उठाकर उसे जल्दी से जाने का संकेत दिया। जब भीड़ विचलित थी, लिन कियान जल्दी से मुख्य हॉल में वापस गया और जानकारी खोजने लगा। उसने वांग टैंग के किराए का प्रबंध व्यक्तिगत रूप से किया ताकि वह वांग टैंग का नाम और उसके द्वारा चुने गए कीमिया कक्ष को देख सके। अन्य कर्मचारियों के पास ये प्राधिकरण नहीं था। बेशक
अगर अकादमी के उच्च अधिकारी जांच करना चाहते तो उनके पास ऐसा करने का अधिकार था। जब उसने वान टैंग का नाम देखा तो लिन कियान ने अचानक राहत की सांस ली। ये वास्तव में वही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो भीड़ में वापस लौटी और यांग मेंग से मिली। इसलिए यांग मेंग ने अधीरता से पूछा, हाँ, यह वही है। लिन कियान ने गहरी सांस ली और जवाब दिया। हे भगवान! यांग मेंग मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन फिर भी जब उसने पुष्टि सुनी तो उसने गहरी सांस ली। फिर उसने विस्मय में आवाज संचार के माध्यम से उत्तर दिया। वो आधे दिन में ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर की गोली बनाने में कामयाब रहा। वो किस स्तर पर है? 9वां स्तर। लिन कियान ने उसे जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कई 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर कीमियागर देखे हैं। वे इतने तेज नहीं थे। यांग मेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह जूनियर वान टैंग वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा है, न केवल मार्शल प्रतिभा में बल्कि कीमिया में भी। जबकि दोनों एक दूसरे से फुसफुसाते रहे, बाकी लोग अटकलें लगाते रहे। कुछ ही देर में आसमान से बिजली की चमक गिरी। सभी ने देखा कि एक बैंगनी रंग की रोशनी आसमान में चमक रही थी, जिसने भयानक विनाशकारी बिजली को बलपूर्वक रोक दिया। फिर प्रकाश का स्तंभ गायब हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा गोलपन्ना की गोलियां कुछ देर के लिए सबके सामने आईं और फिर गायब हो गईं। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। 1 दर्जन से अधिक गोलियां, क्या ये सभी एक ही बैच से थे? सभी लोग अचंभित थे। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत देखा है। यह कोई मतलब नहीं निकला। एक गोली को सफलतापूर्वक बनाने की तुलना में एक बैच में 1 दर्जन से अधिक गोलियां बनाना निस्संदेह और भी अधिक आश्चर्यजनक था। बहुत से लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उस कीमिया कक्ष में महारथी कीमियागर कौन है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। उन्हें एहसास हुआ कि इस ग्रैंडमास्टर ने शायद अपनी कीमियागिरी का सत्र इतनी जल्दी खत्म करने का इरादा नहीं किया था। उसे शायद कुछ और दिन लग सकते थे। आमतौर पर जब कीमियागर इन कमरों में प्रवेश करते थे तो वे कई दिन इनके अंदर बिताते थे। सभी लोग निराश थे, लेकिन उन्हें वहां से निकलकर अपने अपने काम पर लौटना पड़ा। कीमिया कक्ष में वान टैंग ने आश्चर्य और खुशी से अपने हाथ में बिजली के थप्पड़ को देखा। आखिरी बिजली आपदा के बाद बिजली का थप्पड़ अधिक से अधिक बिजली आपदा का सामना कर सकता है। बिजली के सातों बोल्ट बिजली के थप्पड़ से सह लिए गए। वान टैंग ने कोई प्रयास नहीं किया। यह एक सुखद आश्चर्य था। जब वो यूमिंग ग्रह पर 1000 घास का अमृत बना रहा था तो बिजली का तमाचा बिजली के सभी 7 बोल्टों का सामना करने में सक्षम नहीं था। अब ये कर सकता है। परिवर्तन महत्वपूर्ण था। इससे ये संकेत मिलता है कि बिजली के तमाशे की क्षमता वाकई अद्भुत थी। जैसे जैसे यह आपदा बिजली द्वारा और अधिक कठोर होता जाएगा, इसकी शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी। वान टैंग अब किसी पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा इसका सामना कर सकता है। दुर्भाग्य से ज़ुलोंग शान उसके आखिरी ब्लेड हमले को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। अगर वो ऐसा कर पाता तो वो उस पर बिजली के थप्पड़ का परीक्षण कर सकता था। आह, कितना बेकार आदमी है। वान टैंग ने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और बिजली के थप्पड़ को दूर रख दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ में जैड की बोतल को देखा जिसमें 18,000 घास के अमृत थे। वे बोतल के अंदर चुपचाप पड़े थे, एक हल्की हरी चमक उत्सर्जित कर रहे थे। यह एक सुखद दृश्य था। ऐसा लगता था कि इन्हें एक ही बार में निगल लिया जाए। पिछली बार से 2 ज्यादा है। ऐसा लगता है कि 8वीं रैंक तक पहुंचने के बाद मेरी कीमियागर कुशलता में थोड़ा सुधार हुआ है, वान टैंग ने खुद से कहा। पिछली बार वान टैंग ने एक साथ 16 गोलियां बनाई थी। इस बार 18 गोलियां बनाई गई। हालांकि यह सिर्फ 2 ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त गोली काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसलिए 2 और गोलियां बनाने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि वान टैंग की कीमिया में दक्षता में काफी सुधार हुआ था। मैं अब 9 सार आत्मा जमाव गोली बनाऊंगा। वान टैंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। अगले ही पल उसका आकार गायब हो गया और वह अपने अंतरिक्ष खंड में प्रवेश कर गया। उन्होंने कैटाल्पा को ढूंढा और उसे 9 सार आत्मा जमाव गोली के लिए सामग्री के 2 सेट तैयार करने को कहा। पिछली बार 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली बनाने के बाद उसने अपने अंतरिक्ष अंश में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाईं ताकि अंदर की मोटी शक्ति का उपयोग किया जा सके। वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ी और उपयोग के लिए तैयार होनी चाहिए। कैटाल्पा ने वान टैंग के आदेश का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं बरती। वो तुरंत फूलों की परियों को जड़ी बूटियां चुनने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में ले आए। जल्द ही उन्होंने वान टैंग की जरूरत की सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली। उनमें से हर एक ने एक छोटी टोकरी ली और रिपोर्ट करने आया। गुरुजी, लगभग सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां यहाँ हैं, लेकिन कैटाल्पा हिचकिचाया। लेकिन क्या? वान टैंग ने पूछा। लेकिन एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो परिपक्व नहीं हुई है। कैटाल्पा ने चिंतित भाव से वान टैंग की ओर देखा। उसे डर था कि वो उसे डांटेगा। अन्य पुष्प परियां भी वान टैंग को डरते डरते देख रही थी, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था।
इसलिए वे भी इस बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाना उनकी जिम्मेदारी थी। वान टैंग ने उन्हें ये काम सौंपा था, इसलिए जब उन्होंने इसे ठीक से पूरा नहीं किया तो उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। कौन सा? वान टैंग ने पूछा। आत्मा को जमा देने वाला फूल, कैटाल्पा ने घबराते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया। वान टैंग ने शांति से सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और गायब होने से पहले अन्य जड़ी बूटियां रख ली। कैटाल्पा हैरान थी। ये था, क्या कुछ नहीं हुआ? बहन कैटाल्पा, क्या मास्टर नाराज है? फ्लावर एंजल ने अपनी आस्तीन खींची और धीरे से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, कैटाल्पा ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। सभी ने राहत की सांस ली। मुझे पता था, मास्टर ऐसे व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा काम नहीं किया, बस आत्मा को जमा देने वाले फूलों को लगाना ज्यादा मुश्किल है। उन्हें पकने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए वे अभी तक पके नहीं हैं। मास्टर निश्चित रूप से हमें दोष नहीं देंगे, फ्लावर एंजल ने कहा। यह सही है, यह सही है। मास्टर अच्छे हैं, यह सही है। मास्टर लोगों को नहीं खाते। अन्य पुष्प परियों ने भी प्रसन्नतापूर्वक सहमति व्यक्त की और वातावरण एक बार फिर जीवंत हो गया। फ्लोरल फेयरी रेस स्वाभाविक रूप से बेफिक्र और खुश थी। वे बाहर क्या हो रहा है इसकी चिंता किए बिना आजादी से रहते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि उन्हें वान टैंग से मुलाकात हुई। हालांकि एक अच्छा इंसान होने और लोगों को न खाने के बीच क्या संबंध है? वान टैंग को फूलों की परियों के बीच हो रही बातचीत के बारे में पता नहीं था। असहायता की सांस लेते हुए उसके पास आत्मा को जमा देने वाले फूल को खरीदने के लिए अंक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्मा को जमा देने वाला फूल 9 सार आत्मा को जमा देने वाली गोली के मुख्य अवयवों में से एक था। इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन उसने फूलों की परियों को दोष नहीं दिया। आत्मा को जमा देने वाले फूल को रोपना मुश्किल था। ये तथ्य कि वे इसे उगाने में कामयाब रहे उनके प्रयासों को दर्शाता है। यह उनकी गलती नहीं थी कि यह परिपक्व नहीं हुआ था। वान टैंग इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें दोष नहीं देने वाला था। आत्मा को जमा देने वाले फूलों के 2 सेट की कीमत 1000 अंक थी। ये सस्ता नहीं था। यदि वान टैंग 9 सार आत्मा जमाव गोली के लिए सभी सामग्री खरीदना चाहता था तो उसे कम से कम 5000 अंक खर्च करने होंगे। राउंड बॉल की आवाज सुनाई देने से पहले वो कुछ देर तक इंतजार करता रहा। वान टैंग, सामान यही है, ये दरवाजे के ठीक बाहर है। ठीक है। वान टैंग ने सिर हिलाया। वो मुख्य द्वार पर गया और उसे खोला। वो बाहर खड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत को देखकर हैरान रह गया। वरिष्ठ बहन, यह आप ही हैं। आपने इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों भेजा? मैं यहाँ एक स्टाफ सदस्य हूँ और आप मेरी देखभाल में हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें यहाँ ले आया, लिन कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, वान टैंग ने कहा। आपका स्वागत है। सही मायने में मुझे आपको ग्रैंडमास्टर कहना चाहिए। लिन कियान ने अपनी खूबसूरत आंखों से वान टैंग की ओर देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही स्टार अकेडमी के छात्र हैं। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है, वान टैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, तब तो मैं तुम्हें छोटा भाई कहूंगा, लिन कियान ने कहा। कुछ देर तक उन्होंने बातचीत की। उसके बाद वान टैंग ने इस अति उत्साही वरिष्ठ बहन को विदा कर दिया। उसकी नजर थोड़ी अजीब लग रही है, वान टैंग ने खुद से कहा। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा। आत्मा जमने वाला फूल यहाँ था, इसलिए उसने तुरंत 9 सार आत्मा जमने वाली गोली बनाना शुरू कर दिया। आधे दिन बाद धमाका, एक विस्फोट हुआ। काले बादल फिर से आसमान में छा गए और बिजली चमकने लगी। लोग आश्चर्य से उस कीमिया कक्ष को देख रहे थे जहां वान टैंग था। उनके मन में एक ही विचार गूंज रहा था। दोबारा कीमिया कक्ष से प्रकाश का एक स्तंभ आसमान में ऊपर की ओर उठा। इस बार ये बैंगनी रंग का था, जो पिछले प्रकाश स्तंभ से स्पष्ट रूप से अलग था। यह एक अन्य प्रकार की गोली थी। अभी तो केवल आधा दिन ही बीता था। कार्यक्षमता थोड़ी अधिक थी। क्या ग्रैंडमास्टर को आराम की जरूरत नहीं थी? जैसे ही उसने एक ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बनानी समाप्त की, उसने दूसरी गोली बनाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच मुश्किल से कोई विराम था। आराम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। दर्शकों में यदि कोई सबसे अधिक आश्चर्यचकित था तो वो लिन कियान था। आधे दिन पहले उसने व्यक्तिगत रूप से वान टैंग को वे विशेष आध्यात्मिक फूल सौंपे थे। ये स्पष्ट था कि उसके जाने के बाद उसने गोली बनाना शुरू कर दिया था। ये कार्यकुशलता भयावह थी। विपत्तिपूर्ण बिजली एक एक करके नीचे गिरी, सभी बैंगनी प्रकाश से विक्षेपित हो गए। अंत में भयावह विपत्तिपूर्ण बिजली के पास विलीन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो बैंगनी प्रकाश क्या है? ये बिजली की आपदा को इतनी आसानी से झेल सकता है। ग्रैंडमास्टर को बाहर आने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि मैंने एक ईंट देखी। ईंट? क्या तुम कुछ देख रहे हो? मुझे लगता है कि यह एक आयताकार मुहर है। कुछ महापुरुष ईर्ष्या और हैरानी से आपस में चर्चा कर रहे थे। वे ऐसा हथियार भी चाहते थे जो बिजली की आपदा का आसानी से सामना कर सके।
उनके लिए गोली बनाने के बाद हर बार आकर्षित होने वाली विपत्ति बिजली एक बड़ी परेशानी थी। एक छोटी सी गलती के कारण विपत्ति बिजली की शक्ति से गोली नष्ट हो सकती थी। इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि कोई चीज विपत्तिजनक बिजली को आसानी से रोक रही है, तो वे ईर्ष्यालु हो गए। शायद वे बाद में उस ग्रैंडमास्टर से संपर्क कर सके और पूछ सके कि क्या उन्हें आयताकार मुहर जैसा हथियार भी मिल सकता है। भले ही उन्हें थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़े, वे उसे स्वीकार कर सकते हैं। कई ग्रैंडमास्टर्स उत्साहित होने लगे। वे वान टैंग के कीमिया कक्ष को घूरते रहे, उनके बाहर आने के बाद संपर्क स्थापित करने का इरादा रखते थे और फिर अवसर आने पर अनुरोध करते थे, तब अनुरोध करें। इसके अलावा उनकी नज़र में वान टैंग की कीमियागर कौशल पहले से ही ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिए। यदि वे उनसे बातचीत कर सके तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। बैंगनी प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे लुप्त हो गया और उसके अंदर की गोलियां भी दृष्टि से ओझल हो गईं, जिससे लोगों को कुछ खोया खोया सा महसूस होने लगा। बहुतों का मानना था कि वान टैंग जल्द ही सामने आ जाएगा। आखिरकार लगातार 2 तरह की ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां बनाना एक शीर्ष स्तरीय ग्रैंडमास्टर कीमियागर के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। तथापि चीजें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। अगले 2 दिनों में वान टैंग के कीमिया कक्ष में लगभग हर आधे दिन में एक विस्फोट होता था, जिससे विनाशकारी बिजली आकर्षित होती थी। हर बार विपत्तिपूर्ण बिजली को आसानी से विफल कर दिया गया और गोलियां बरकरार रहीं। प्रत्येक प्रयास बिना किसी असफलता के सफल रहा। कुल मिलाकर ये गतिविधि 3 दिनों तक जारी रही। हर आधे दिन में एक भयानक बिजली गिरती रही, यानी 12 बार। रात में भी कोई अपवाद नहीं था। इस बड़े हंगामे ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ में नियमित छात्र, प्रशिक्षक और निश्चित रूप से कुछ कीमियागर भी शामिल थे। तीसरे दिन ज्वालामुखी संख्या 6 के ऊपर का आकाश दर्शकों से भरा हुआ था। कुछ लोगों ने तो अकादमी के आंतरिक वेब के माध्यम से भी यह खबर फैला दी। ब्रेकिंग न्यूज, ज्वालामुखी संख्या 6 पर अकादमी के कीमिया क्षेत्र में रहस्यमय कीमियागर उभरा। 3 दिनों में 12 ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों को परिष्कृत किया, बिना किसी असफलता के। ये खबर सनसनीखेज थी। 3 दिन में 12 ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां और एक भी असफलता नहीं। गंभीरता से, ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां बनाना कब इतना आसान हो गया? शुरुआत में कुछ लोगों को इस खबर की प्रामाणिकता पर संदेह था, लेकिन जब किसी ने ज्वालामुखी संख्या 6 पर पिछले 3 दिनों में दिखाई देने वाली बिजली के बोल्टों का वीडियो अपलोड किया, तो सारे सवाल गायब हो गए। समाचार तो गढ़े जा सकते हैं, परंतु विपत्तिजनक बिजली नहीं गढ़ी जा सकती। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने भी यह खबर देखी। पहले तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने 3 दिनों का उल्लेख देखा तो वे दंग रह गए। बहन यू, बॉस को गए कितने दिन हो गए हैं? वैड ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है 3 दिन। मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा है। यू किकियाओ ने संकोच किया। क्या ऐसा हो सकता है? वैड ने आंतरिक वेब पर समाचार देखा और अविश्वास में पूछा, हमारे बॉस की कीमिया में महारत कैसी है? वो काफी आश्वस्त लग रहा है, लेकिन उसने मुझे कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया। यू किकियाओ ने अनिश्चित स्वर में कहा। मैं जी हाओचेन और अन्य लोगों से पूछूंगा, उन्हें शायद स्पष्ट जानकारी होगी। उसने जल्दी से जी हाओचेन से संपर्क किया और उसे इस बारे में बताया, इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती। जी हाओचेन ने उसे अजीब नजर से देखा और दृढ़ता से कहा, हाँ, यह वही होगा। क्या तुम्हें यकीन है? यू किकियाओ हैरान थी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप टिमोथी से पूछ सकते हैं, वो मुझसे बेहतर जानता है, जी हाओचेन ने कहा। इसलिए यू किकियो ने टिमोथी से संपर्क किया और आश्चर्यजनक रूप से सर्वसम्मति से पुष्टि प्राप्त की। हाँ, यह वही होगा। टिमोथी के मुंह से भी यही शब्द निकले। यू किकियाओ को लगा कि उन्होंने पहले से ही अपनी प्रतिक्रियाएं समन्वित कर रखी हैं। तुम्हें कैसे पता? यू किकियाओ ने अवाक होकर पूछा। वान टैंग पागल है। उसने पहले भी महान कियान साम्राज्य में अपनी कीमियागिरी का हुनर दिखाया था। बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे, टिमोथी ने जवाब दिया। हालांकि उन्होंने 3 दिनों में 12 ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां बना ली। यह पागलपन है, जी हाओचेन ने अफसोस जताते हुए कहा। वो सिर्फ पागल नहीं है, वो एक सनकी है, यू किकियाओ ने गुस्से से शिकायत की। पुष्टि मिलने के बाद वो अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। हाँ, भविष्य में आपको और भी आश्चर्य होगा। अपने आप को तैयार रखें, जी हाओचेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। ठीक है, मुझे अपनी मानसिक तन्यकता को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। मैं हर बार उससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहती, यू किकियाओ ने हंसते हुए कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा फैलनी तय है। आपकी बात सही है। जी हाओचेन और टिमोथी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। यह अच्छी बात है, वैड मुस्कुराया। जब वो बाहर आएगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। यू किकियाओ मुस्कुराए। सोलर ड्रैगन रेस की तरफ से जूलोग शून, जूलोग हाओ और अन्य लोगों ने भी यह खबर देखी। उन्होंने किसी से मामले की जांच करने को कहा और खबर की सत्यता की पुष्टि की। फिर वे तुरंत ज्वालामुखी नंबर 6 की ओर चल पड़े।
जूलोग शान भी इसमें शामिल था। वो अभी भी सोलर ड्रैगन रेस का सदस्य था, इसलिए भले ही वो एक बार असफल हो गया हो, लेकिन उसे अलग नहीं किया जाएगा। इस बीच दूसरी गुट के लोग भी आगे बढ़ गए। वे सभी ज्वालामुखी नंबर 6 की ओर बढ़ गए। इन अकादमी गुटों के लिए ग्रैंडमास्टर किमियागर एक दुर्लभ और बहुमूल्य संपत्ति थी। इसके अलावा ये किमियागर बहुत ही कुशल था। वो पैसे छापने वाली मशीन की तरह था। यदि वे इस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ सके तो ये बहुत बड़ा वरदान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रैंडमास्टर के काम करने के तरीके के आधार पर यह उनकी पहली उपस्थिति होनी चाहिए। इससे पहले उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। यही कारण था कि वे सभी ज्वालामुखी संख्या 6 की ओर दौड़े, यह आशा करते हुए कि वे उसे अपने दल में शामिल करने वाले पहले व्यक्ति होंगे।